तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, यानी डीपीएस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको जो है वो माना जाता है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और उसमें आर्टिकल 36 टू 51 पूरे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जितने आर्टिकल्स इसमें आएंगे वो सभी आर्टिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी के नाम से इसको जाना जाता है। जितना महत्व हमारे फंडामेंटल राइट्स का है उतना ही महत्व जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। कारण यह है कि एक अगर कहा जाए कि आर्थिक रूप से राज्य को सशक्त करना है, आपको इकोनॉमिकली जिस स्टेट में आप रहते हैं उसको बेहतर बनाना है, वेलफेयर स्टेट की बात करना है, कल्याणकारी राज्य जो सबके हितों का संरक्षण करे यहाँ पर, या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जिस जस्टिस की हम बात करते हैं, इक्वलिटी की हम बात करते हैं, उस जस्टिस और इक्वलिटी को आपको पूरा करना है, न्याय को, और जो समता या समानता की बात हो तो डीपीएसपी से अच्छा कोई पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता इस दिशा में। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी को इसमें अपनाया तब भी इसमें थोड़ी सी तो कमियां थी, इसमें दो राय की बात। एक तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपनाया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करता। ठीक है, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करने वाले देश, संघीय व्यवस्था है, राज्य अलग है, केंद्र अलग है, संसदीय प्रणाली अलग काम कर रही है, और कहा आयरिश प्रिंसिपल्स। लेकिन फिर भी चूंकि आयरलैंड से अपनाया है तो हम कम से कम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आयरलैंड से अपनाया तो कैसे अपनाया। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1937 में, अमेंडमेंट याद नहीं रहा, इस 1937 के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने डीपीएसपी को जगह दी है। तो यहाँ आप इस, अगर हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन काम का नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स के बाद फिर जो है वो डीपीएसपी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके बाद जो है वो डीपीएसपी। तो हम सीधे इनके कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी पर 1 मिनट के लिए चले गए, जिससे हमको समझ पड़े कि हाँ, इसमें जो बातें की गई हैं लगभग वैसा के वैसा ही हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाने की आवश्यकता महसूस करी। फिर इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या अगर कहा जाए तो बेसिक अगर कहा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको सरल भाषा में हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, तो यहां अगर हम इनमें से कोई भी इनके जो है वो प्रिंसिपल्स पढ़े वो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए, और वो ऑलमोस्ट वही बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी करते हैं, यानी वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए उसकी ये बात करते हैं। ये आपको जो है वो याद रखना चाहिए। जैसे सपोज अपन एक या दो इसमें से उठा लेते हैं जिससे हमको समझ पड़े। जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, पढ़ो बेटा दीपिका, यहाँ से एक एक दो दो पढ़ के सुनाओ सबको। That there may be established on the land in economic security as many families as in the circumstances shall be practicable. ठीक है, या अगर हम बात करें कि यहाँ 46 को पढ़ लें तो ये जो 46 अगर कहा जाए यहाँ पर ये वाला पढ़ लें 46 की। The state shall endeavor to ensure that the strength and health of workers, men and women, and the tender age of children shall not be abused, and that citizens shall not be forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their sex, age, or strength. अब ये बस हमने क्या करा है कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे ना, इनको प्रिंसिपल्स को अलग अलग आर्टिकल में अपने तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। इनके एक ही आर्टिकल के अंदर जो बातें हैं हमने उनको 4 आर्टिकल तक जो है वो लेकर आए। जैसे एक आर्टिकल ही जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक आर्टिकल ही वीकर सेक्शंस की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर कहा जाए हमारे यहाँ हमने अलग अलग जो है वो इसके बारे में जो है बात कर ली। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको उठा लिया। अब जब ये प्रिंसिपल हमने उठाए डीपीएसपी, तो उद्देश्य यही रखा कि साहब वेलफेयर स्टेट के लिए जरूरी है, कोई भी कल्याणकारी राज्य है उसके लिए तो जरूरी होंगे। लेकिन सबसे पहला तो चैलेंज था, हर राज्य, चूंकि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है यानी संघीय व्यवस्था पे काम करता है, हर राज्य के आर्थिक विकास की गतिविधियां अलग अलग हो सकती। ठीक है, जैसे एक सिंपल वे में समझो, अगर मतलब मान के चलिए कोई राज्य है जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स है, ठीक है, मतलब खनिज संसाधन बहुत है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने टैक्सेस के लिए या अपने रेवेन्यू के लिए ऐसी पॉलिसी बना सकता है कि वो लिकर के ऊपर बैन लगा दे।
जैसे शराब आदि पे बैन लगा। लेकिन उसी के पड़ोसी राज्य में अगर संसाधनों की कमी है तो हो सकता है कि उसके लिए जो है वो लिकर के ऊपर बैन ना लगाए। तो शराब को प्रतिबंधित करना ये राज्य की दूरंदेशी के ऊपर निर्भर करता है कि उसको लग रहा है कि इससे जो हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है शराब से, उसकी जगह हम किसी दूसरे रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो वो प्रतिबंधित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। या और अपन दूसरे नजरिए से सोच ले, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां गौ मांस प्रतिबंधित नहीं, जैसे सपोज केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, है ना, वहां बीफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ चूंकि जो है वो गाय को मारना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए बकायदा जो है वो एक एक्ट भी बना चुकी है, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, जो स्क्रीन पे दिखा। इस प्रकार ये एक सरल कहानी है कि ये जो डीपीएसपी हमको दिए गए, ये हर राज्य के हिसाब से अलग अलग, यानी हर राज्य को ये तय करना पड़ेगा कि भाई हमको क्या क्या जो है वो पॉलिसी बनाना है और कैसे इसके ऊपर काम करना है। अब सपोज मान के चलो हमारे राज्य में गौवंश के वध पर प्रतिषेध, हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में नहीं है। तो अगर महाराष्ट्र में 4 व्यक्ति न्यायालय में जाएं कि साहब वो मध्य प्रदेश राज्य में तो जो है वो गौवंश के ऊपर जो है वो वध पे प्रतिषेध है, हमारे यहाँ भी लगाइए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। यानी जो राज्य का जो इकोनॉमिक ऑर्डर की हम बात कर रहे थे कि वो आर्थिक विकास खुद तय करेगा कि किस आधार पर करना है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ये जब अपनाए, ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल 37 में ये बात साफ कर दी, मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको ये बात समझ पड़ गई कि राज्य को जब भी ये प्रिंसिपल्स हम देंगे तो अलग अलग राज्यों के लिए इनको अलग अलग तरीके से अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी, हर राज्य एक तरह से नहीं अपना सकता। और अगर हम इन्हें जस्टिसेबल कर देंगे, जस्टिसेबल मतलब कि न्यायालय में कोई भी जाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, आप न्यायालय चले जाते, इसमें अगर न्यायालय जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 37 में इस बात को लिखना पसंद किया कि ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये किसी न्यायालय में जो है वो इनको आप जो है वो इन्फोर्स नहीं करा सकते, या ये किसी न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। फिर भी उन्होंने ये कहा कि लेकिन राज्य का ये दायित्व होगा कि वो बकायदा स्टेट जो है वो उसके लिए काम करे, ड्यूटी है राज्य की, है ना, ध्यान रखिएगा, ड्यूटी है तो ड्यूटी मानना या ना मानना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ें तो वो ये बड़े अक्षर में ये बोल रहा है। तो पहला तो प्रश्न यही समझ पड़ता है कि यार कि ये वास्तव में जस्टिसेबल है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये सिद्ध करने का एक तरीका ये है कि आर्टिकल 37 भी अपने आप में ये कह रहा है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। यानी ये पूछेगा कि भाई क्या जस्टिसेबल है, तो आंसर इज नो। कैसे सिद्ध करोगे कि जस्टिसेबल नहीं है? तो मैंने कहा साहब 37 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी न्यायालय में इनको इन्फोर्स नहीं करा जा सकता। पढ़ो बेटा दीपिका। The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने दो बातें इसमें कही कि भाई ये जरूर है कि आप इनको किसी कोर्ट में जो है वो लागू नहीं करा सकते, यानी जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो कम से कम इनके ऊपर क्या बनाए, लॉ बनाए। तो अगर राज्य लॉ बना रहे हैं तो वो वेलफेयर स्टेट की ओर जो है वो दौड़ लगा रहा है, और राज्य लॉ नहीं बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, आज भी हम जिस वेलफेयर स्टेट की कामना करते हैं वो पूरी तरीके से तो भारत वेलफेयर स्टेट में आज भी जो है वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है। आज भी हमारे देश में बेरोजगारी है, आज भी गरीबी है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की स्थिति आज भी है हमारे यहाँ, ठीक है। ये सब चीजें इन्हीं प्रिंसिपल के अंदर है। इस पर अगर बेहतर काम किया जाता तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। बट चूंकि जब हाँ, ये एक अच्छा है कि जब राज्यों ने इसके ऊपर काम नहीं किया तो केंद्र ने इनमें से कुछ प्रिंसिपल के ऊपर काम कर दिया। जैसे पंचायतों के गठन की बात करी, जब राज्यों ने नहीं करा तो फिर पंचायती राज एक्ट पास किया, ठीक है। एजुकेशन की बात करी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, जब राज्यों ने बात नहीं करा तो हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ही जो है वो आर्टिकल 21A क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें ये दोनों बातें समझ पड़ती हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें जो बातें कही गई हैं वो जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन राज्य को अगर वेलफेयर स्टेट बनना है तो उसको इस पे काम करना पड़ेगा। तो पहले तो अब शुरू से समझते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, 1 घंटे में आपके पूरे कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पर वो सब। पहला तो आपको डेफिनेशन दी है, तो ये डेफिनेशन में स्टेट जो वर्ड होगा
ये वही होगा जो पार्ट 3 में। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पढ़ा हो तो उसमें आर्टिकल जो 12 है, 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। उसमें आर्टिकल जो 12 है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य क्या होगा। राज्य में उसमें पार्लियामेंट भी मान लिया, स्टेट लेजिस्लेचर भी मान लिया और सभी तरह की पब्लिक अथॉरिटी भी उसके अंदर शामिल कर ली। तो यहाँ भी जिस स्टेट की हम डेफिनेशन ले रहे हैं उसमें ये सब अथॉरिटीज आ रही। दूसरा कि हमको ये समझ पड़ गया कि 37 आर्टिकल्स के अंतर्गत ये जस्टिसेबल नहीं, मतलब इसके ऊपर राज्य तय करेगा कि उसको कानून बनाना है या नहीं बनाना है। उदाहरण के लिए देखें, हम अब ज्यादा दूर ना जाएं, हम अपने ही पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं। एक और है हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात, उसने शराब के ऊपर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा है। हमारे राज्य में है? नो सर। तो ये तो राज्य की दूरंदेशी के ऊपर निर्भर कर रहा है कि उसको प्रतिबंध लगाना है कि नहीं लगाना है। एक हमारा राज्य है जिसने गौवंश के वध के ऊपर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में लगा है? नहीं लगा। तो ये तो महाराष्ट्र की दूरंदेशी पर निर्भर करता है। सेम आपने कई बार देखा होगा कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू उत्पाद हैं, उनके ठीक है प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध, कई राज्यों में इसमें नहीं। तो ये राज्य की दूरंदेशी पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसके ऊपर जो है वो काम करेगा। तो जब ये प्रिंसिपल्स आए तो उन्होंने राज्य की दूरंदेशी के लिए इसको राज्य के ऊपर पूरा छोड़ा। इन प्रिंसिपल्स की एक और जो सबसे अच्छी खासियत, जो इनको थोड़ा सा और अगर कहा जाए कि ये कैसे अपने आप में यूनिक प्रिंसिपल बन जाते हैं वो भी समझे। इनको यूनिक बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन प्रिंसिपल्स में हमने पहली बार सब चीजों का तालमेल, कहते हैं ना कि सब चीजों का आपस में जोड़कर जो है वो उपयोग किया। ये भानुमति का पिटारा है, यानी हमने यहाँ गांधी जी के सिद्धांत भी अपना लिए, हमने यहाँ वेस्टर्न प्रिंसिपल्स भी अपना लिए। वेस्टर्न प्रिंसिपल का मतलब समझो, प्राचीन काल से पुरुष और महिला के बीच भेदभाव तो रहा है इस देश के अंदर, लेकिन इनने इस प्रिंसिपल में हमको लिखा हुआ मिलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। इससे इनडायरेक्टली क्या मैसेज चला गया कि पुरुष और महिला दोनों को जो है वो वेतन कैसा दिया जाएगा? इक्वल, मतलब इक्वल वेतन दिया जाएगा। तो जब ये प्रिंसिपल आए तो इन प्रिंसिपल्स को अगर हम इस डायग्राम को समझें यहाँ पर ऊपर, तो हमें ये समझ पड़ रहा है कि प्रिंसिपल में कुछ प्रिंसिपल्स गांधीयन है, कुछ प्रिंसिपल जो है वो वेस्टर्न है, कुछ प्रिंसिपल जो है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी। अलग अलग आर्टिकल से आपको समझाएंगे भी कि कौन से में जो है वो सोशलिस्ट है, कौन से में गांधीयन है और कौन से में वेस्टर्न। अगर अपन ज्यादा दूर ना जाए तो अपन एक दो आर्टिकल से इसको बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गांधी जी, अब सोचो गांधी जी क्या बात करते थे कि भारत कहाँ रहता है? गांव में। ठीक है, तो वो निश्चित रूप से विलेज डेवलपमेंट की बात करते थे, पशुओं के ऊपर बात करते थे। गांधी जी शराब, तंबाकू, नशे आदि के ऊपर क्या चाहते थे? प्रतिबंध चाहते थे। तो अगर जब हम डीपीएसपी को पढ़ें और यहां से हम जाएं, अभी हम समझेंगे पूरा, तो हमें दिख रहा है कि आर्टिकल 40 हमको बोल रहा है ग्राम पंचायत के बारे, ठीक है, यानी आर्टिकल 40 के ग्राम पंचायत का गठन, यानी ये साफ है कि यार गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में जो है वो बात कर रहा है। दूसरा, अगर हम उसी के नीचे चले जाएं, आर्टिकल 40 से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएं, तो आर्टिकल 47 कह रहा है कि भाई आप ऐसी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाओ जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे मादक पे यानी शराब पे प्रतिबंध लगाओ, हानिकारक औषधि यानी जो ड्रग्स लेते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दो, आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, आप पशुपालन को बढ़ावा दो। ये यानी आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, ये सभी प्रिंसिपल किससे संबंधित हैं? गांधीयन प्रिंसिपल से। तो इस तरह से गांधीयन प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ आपको ये समझ में आना चाहिए। आप कितना रटोगे, रटना नहीं है, इनको कंसेप्ट आपके क्लियर हो कि गांधीयन प्रिंसिपल मतलब बेसिक जो बात आ गई कि भैया गांधी जी जो है वो क्या उम्मीद करते थे, उनके जो सिद्धांत है वो किस चीज से जो है वो जुड़े। तो गांधी जी कहते थे कि देश गांव में रहता है तो ग्राम पंचायतों के लिए जगह करो भैया। गांधी जी कहते थे पशुपालन करो, ठीक है, कृषि को जो है वो बढ़ावा दो, शराब आदि का जो है वो पर जो है प्रतिबंध लगाओ। गांधी जी ने तो आपको याद होगा कि अपने 11 पॉइंट डिमांड में भी ये बात रखी थी, 11 सूत्री मांगों में, याद करो, शराब आदि के ऊपर प्रतिबंध। तो इस तरह से हमें ये समझ पड़ता है कि अब आप कहोगे वेस्टर्न प्रिंसिपल, वेस्टर्न प्रिंसिपल का मतलब है कि हम पश्चिम की ओर देखना शुरू कर चुके हैं, हमें उन सिद्धांतों की ओर जो है वो बात करना चाहिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड अपना रहा है।
वेस्टर्न वर्ल्ड क्या अपना रहा है? वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप पश्चिम के किसी देश में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, ब्रिटेन, अमेरिका या किसी देश में, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है जहाँ तक, ठीक है, समान नागरिक संहिता है, यानी मैरिज, डिवोर्स, बर्थ, ठीक है, डेथ, इन सभी के लिए लॉ क्या है, सबके लिए कैसे है वहां पर एक इक्वल। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सबके लिए जो पर्सनल, इनको क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ। बाकी क्रिमिनल लॉ तो हमारे यहाँ सबके लिए एक जैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखी जाएगी, कानून सबके लिए समान है। लेकिन विवाह में उसका धर्म देखा जाएगा, ठीक है, विवाह के कानून अलग होंगे, तलाक के कानून अलग होंगे, उत्तराधिकार के कानून अलग अलग होंगे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमने कहा कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जो है वो बात हम लोग करें, यहाँ पर इंटरनेशनल पीस की बात करें, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करें। तो ये जो प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जैसे अगर हम यहाँ पर आर्ट देखें 45 कहता है कि सब बच्चों को जो है वो आप शिक्षित करो, ठीक है, यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा, वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होना चाहिए, वो कह रहा है। तो ये हमने वेस्टर्न प्रिंसिपल से जो है वो अपनाने की जो है वो बात कही। तो इस तरह से पश्चिमी सिद्धांतों को भी हमने अपनाया, वो भी हम एक एक करेंगे, तो हम उसमें आपको ये बताएंगे कि ये वाला वेस्टर्न है, ये वाला है। और सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल को सरल भाषा में समझते हैं, सोशलिस्ट समाजवादी। तो सोशलिज्म को तो कई लोगों ने समझाया हमको, कार्ल मार्क्स ने भी समझाया, और आज है 23 मार्च और आज का दिन एक व्यक्ति से और जुड़ा हुआ है। और भारत में सोशलिस्ट थ्योरी पढ़ना हो तो आज ही के दिन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम आपको याद रखना चाहिए, वो थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है। आज का दिन किसी को मालूम है आज 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया से कोई क्या जुड़ा हुआ है? अपन क्या है कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे पेपर पढ़े तो अपने को पता होगा, और जो है वो पेपर नहीं पढ़े तो पता नहीं होगा। तो कम से कम जिस दिन की थोड़ा सा जो दिन होता है उसका इतिहास वगैरह जो है वो थोड़ा सा याद रखा करो। 23 मार्च को ही राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखो। आज के दिन से जुड़ी दो घटनाएं हैं, एक तो राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था आज 1910 में, और दूसरा जो है कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई। दो घटना है। तो जब भी हम लोहिया को पढ़ते हैं ना, लोहिया का समाजवाद पढ़ाया भी जाता है, सिविल सर्विस के बच्चे पढ़ते हैं। वो जिस समाजवाद की बात करते थे लोहिया, उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर कई किताबें भी लिखी और उन्होंने पार्टी भी बनाई। मतलब जयप्रकाश, अगर आपको सोशलिज्म की ये थ्योरियां पढ़ना हो तो 3 लोग थे। एक जो है वो जयप्रकाश नारायण थे, एक जेबी कृपलानी थे और एक लोहिया थे। इन लोगों ने मिलकर जो है वो पार्टियां भी बनाई, जैसे प्रजा सोशलिस्ट, नाम में ही पार्टी में भी सोशलिस्ट। समाजवाद मतलब सबको एक तरीके से देखना, एक तरीके से कैसे देखें, हम अमीर गरीब को एक नजरिए से देखें, एक आंख से देखें, हम कास्ट सिस्टम से बाहर निकल कर देखें। तो कभी आप आज क्लास के बाद जाइएगा और टाइप करिए राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनको सप्त क्रांति आती होगी समझ में। सप्त क्रांति विचारधारा पढ़िए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि चमड़ी के आधार पर हमको विभेद नहीं करना चाहिए, नर और नारी के बीच में क्या होना चाहिए, सदैव समानता होना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल यहाँ समाजवाद के रूप में, कि जब हम आर्टिकल 38, 39 को पढ़ते हैं तो हमको समझ पड़ता है कि ये जो हमारे बीच का डिस्क्रिमिनेशन है ना, विभेद, उसको कम करता है। कम कैसे होगा? 38 में कम कैसे होगा? कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? जब सबके लिए वो, अगर कहा जाए, अच्छी पॉलिसी बनाए आर्थिक रूप से यहाँ पर। या 39 में हम देखें तो 39 में हमको दिख रहा है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए हम समान कार्य के लिए समान वेतन करते, जीविका के साधन जो है बेहतर कर दें यहाँ। तो ये बातें साफ कहती हैं कि जो डीपीएसपी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो एक बिल्कुल बंच है। उसमें समाजवादी सिद्धांतों को भी जगह दी गई, पश्चिमी सिद्धांतों को भी जगह दी गई, गांधीवादी सिद्धांतों को भी जगह दी गई। तीनों को मिलाकर जो है वो इसको जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात की। और अगर ये प्रिंसिपल ट्रूली अगर कहा जाए, ठीक तरह से कोई राज्य इनको सही तरीके से अपना ले, सब टंटे ही खत्म हो जाए। जो जितनी समस्याएं चल रही हैं वो सब खत्म हो जाए। हालांकि आज जितनी स्कीम्स आप किसी स्टेट की पढ़ते हो, जितनी भी स्कीम, कोविड में आपने कोई भी स्टेट की जितनी स्कीम पढ़ी, अगर उन स्कीम को कनेक्ट किया जाए तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 से कनेक्ट होंगे, और बाकी अगर फंडामेंटल राइट को छोड़ दिया जाए तो डीपीएसपी में कहीं ना कहीं फिट बैठे। अभी हम देखेंगे भी कौन सी कहाँ जो है वो डीपीएसपी में कैसे जो है वो फिट बैठेगी, उसको कैसे याद रखें।
तो यहां तक बिल्कुल साफ कंसेप्ट क्लियर है कि डीपीएसपी की आवश्यकता क्या थी, डीपीएसपी कैसे आया, डीपीएसपी क्या काम करेगा, डीपीएसपी में कितने तरह के प्रिंसिपल लेकर आए, 3 तरह के। तो अब हमारी कहानी यहां से आ गया समझ में, करें शुरू यहां तक? यस सर। तो अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, यानी लास्ट आर्टिकल आपको याद रखना है 51 तक जो है वो डीपीएसपी है। और इनमें से कोई भी आर्टिकल किसी न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं है। फिर भी ये उम्मीद की जाती है आर्टिकल 37 के तहत कि राज्य इनके ऊपर लॉ बनाए और एक कल्याणकारी राज्य बन जाए, वेलफेयर स्टेट जो अपने सिटीजन्स के, नागरिकों के हितों का क्या करे, संरक्षण करे, उनको आगे बढ़ाए। अब सीधे पढ़ते हैं आर्टिकल 38 से। 36 और 37 तो हमारे कोई काम के नहीं, वो तो हमने अलग रख दिया। 38 कहता है कि सोशल ऑर्डर में, जो सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो सोशल ऑर्डर, उसमें हम एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे वेलफेयर स्टेट, क्या क्या जो है वो हम करें? तो सोचो और दिमाग लगाओ। पहले तो बहुत ध्यान समझना है इसको, जितना अच्छे से समझोगे उतना काम का ये आर्टिकल। इसमें यूपीएससी में हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, पीएससी में भी आते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं सब में आते हैं। पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऊपर से निकल जाएगा पूरा आर्टिकल। ध्यान, आपको वेलफेयर स्टेट बनाना है। ध्यान से, वेलफेयर स्टेट का सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर कल्याणकारी राज्य है तो आज अगर मध्य प्रदेश, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब आप सोचो क्या किया जाए इस गरीब को ऊपर लाने के लिए? या तो अमीर को नीचे लाया जाए या गरीब को क्या करा जाए, ऊपर किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए, है ना? मतलब ये जो दो हाथ हैं, एक अमीर है एक गरीब है, ये डिफरेंस है। अब नीचे वाले को ही ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो नीचे नहीं कर सकते आप। तो जब इसमें ये बात आई कि भैया आर्टिकल 36 में उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए वो प्रयास करे राज्य, यानी वो सोशल जस्टिस के लिए भी प्रयास करे, इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए भी प्रयास करे और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए प्रयास करे। पर प्रयास में क्या प्रयास करे ये थोड़ा सा वो भूल गए बोलना, क्या प्रयास करे। फिर बाद में उनको याद आया कि हाँ यार प्रयास क्या करना है। तो ध्यान से देखो कि फिर उन्होंने यहाँ पर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसमें एक सेक्शन जोड़ा, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 दिख रहा है यहाँ पर। ये क्लॉज 2 अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो आपके दिमाग में पूरा खाका साफ हो जाएगा कि हाँ 38 कैसे सोशल ऑर्डर में काम करेगा। ये पहले नहीं था। ये जो 2 नंबर दिख रहा है, ये 2 नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या हुआ है, बाद में इंसर्ट किया गया है ना। कोई पूछेगा कब किया गया है, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो है वो इसको जो है वो इंसर्ट किया गया। तो ये इसको जब इंसर्ट किया गया, अरे फोन उठाओ, जब इसको इंसर्ट किया गया, जब इसको इंसर्ट यहाँ पर जो किया गया था, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात ये जो लिखी, वो आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो लिखी इसको ध्यान से समझो कि आपको क्या कम करना है। ध्यान समझो क्या लिखा हुआ है, किसको कम करना है? इनइक्वालिटी इन इनकम। ठीक है, यानी इनकम, यानी जो आय की असमानता है उसको कम करना, खत्म नहीं करना। आय की असमानता कभी खत्म नहीं हो सकती, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो मालूम ही होगा ना, असमानता कभी खत्म हो सकती है क्या? सोच के देखो, हमारी आय और एलन मस्क की आय जो है वो बराबर हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकती, कम हो सकती है। आय का डिफरेंस जो है वो कम कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सोशल ऑर्डर, जो कि सोशल ऑर्डर में जस्टिस की बात कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी है, यानी हमारे प्रियम्बल के सिद्धांतों को भी ये लागू कराएगा। उस दिशा में हमने बाद में इसमें ये बात साफ कर दी कि राज्य को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि वो आय की असमानता को कम करे। कैसे कम करेगा राज्य की आय की असमानता? सोच के बताओ, क्या राज्य स्वरोजगार के अवसरों से कम कर सकता है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अगर आज मध्य प्रदेश एमएसएमई के ऊपर काम कर रहा है, स्वरोजगार के अवसरों पर काम कर रहा है, कौशल आधारित शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 को भी क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, लेकर चल रहा है। क्योंकि इन सब से क्या होगा,
व्यक्ति को जब रोजगार मिलेगा निश्चित रूप से उसकी आय बढ़ेगी तो आय की असमानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ ये चीजें आपको क्लिक करना आना चाहिए। क्या होता है ना, आर्टिकल को पढ़ना और आर्टिकल के अंदर जाना दोनों बातें अलग। पढ़ना अलग चीज होती है, उसके अंदर जाना अलग अलग चीज होती है। तो 38 नंबर का आर्टिकल अब अपने दिमाग में सेट है कि कैसे हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे। तो ये अब कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, आ गया समझ में। तो वर्तमान में जितने राज्य सरकार हैं उन सबका प्रयास यही है कि वो आय की असमानता को कम करने के लिए प्रयास करें, और इसीलिए वो लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध करा रही जिससे वो रोजगार में जा सकें, अपनी आय बढ़ा सकें। पर कैपिटल इनकम, अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ गई, अभी इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाया है पूरा। तो ये इस दिशा में क्या मान सकते हैं कि हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हाँ भैया देखो हमने प्रयास किया, हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी, तो आय की असमानता हमने क्या कर दी, कम कर दी। आ गया समझ में। अब 39 के ऊपर क्लियर है, आ गया 38 पूरा कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है? ठीक है। अब 39 जो आर्टिकल, मतलब इस पे तो राज्य काम कर ही रहा है, और ये वाला आर्टिकल आप याद रखना कि ये जो वर्ड है ये आय की असमानता, ये शुरू में नहीं था, ये बाद में जो है वो इंसर्ट किया गया 78 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा। उसके पहले इसके बारे में जगह ही थी। अब 39 जो है वो गागर में सागर आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है, उसमें कई बातें की गई कि आपको वेलफेयर स्टेट बनना है तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पहला तो उसने ये साफ कर दिया कि हम भाई सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं और वेस्टर्न प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो हम पुरुष और महिलाओं को अलग अलग जो है वो डील नहीं करेंगे, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से जो है वो प्रावधान नहीं करेंगे, एक जैसे करेंगे। तो वो 39 के ए में कहता है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समान रूप से। लेकिन वो एक बात यहाँ पर और बोल रहा है, यहाँ पुरुष और स्त्री सभी के बाद अगर नागरिक नहीं होता तो ये सब पे लागू हो जाता, फॉरेनर्स पर भी लागू हो जाता है। ठीक है, उसकी जगह यहाँ पर व्यक्ति लिखा आ जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा, जहां व्यक्ति लिखा हो या इंग्लिश में पर्सन लिखा हो वो सब पर लागू हो जाता है, अमेरिकन पे भी लागू हो जाएगा। और जहां सिटीजन लिखा हो वो केवल किसके ऊपर लागू होगा, ठीक है, इंडियंस पे लागू होगा। ध्यान रखना, नागरिक, ठीक है, और व्यक्ति दो शब्द देखने में बहुत ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। नागरिक का मतलब हम हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बाहर वालों के लिए हम वो पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, दैट द सिटीजन मैन एंड वुमन इक्वली। ठीक है, यहाँ पर तो साफ है कि हम पुरुष और महिला को क्या मान रहे हैं, समान मान रहे हैं, और जीविका के साधन भी उनको क्या दे रहे हैं, समान रूप से उपलब्ध कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई चैलेंजेस भी, अगर हम किसी पेपर में पढ़ते हैं कि भाई 100 साल के बाद किसी फील्ड में महिलाओं को जो है वो जगह मिली, या सेना का या किसी मुद्दे को पढ़ते हैं कि भाई महिलाओं को जो है वो कमीशन एंट्री मिली, कहीं ना कहीं ये अनइक्वालिटी की दिशा में था, लेकिन उसके पीछे अपने कुछ तर्क है। बट यहाँ अपने लिए जो है वो ये बात साफ आती है कि हाँ भाई सिटीजन्स को हम जो है वो इक्वल राइट देने की दिशा में काम करेंगे। तो इस प्रकार ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष और महिलाओं को समान मानने पर बल देता है, फंडामेंटल राइट में कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब आपको फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि आप विभेद नहीं करोगे सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इक्वली वर्ड बात नहीं करेगी। तो यहाँ और ना वहां पे मेन एंड वुमेन लिखा हुआ, तो अगर एज ए मैन एंड वुमेन इक्वली, क्योंकि यूपीएससी वाले और पीएससी वाले तो बिल्कुल एक एक लाइन से क्वेश्चन को उलझा देते हैं, तो दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वल, ये तो जब इक्वली मानोगे तो उनके जीविका के अवसर के लिए, लाइवलीहुड, उनकी आजीविका के लिए जो है वो आप प्रयास क्या करोगे, करोगे। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा NRLM का नाम सुना होगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये इसी दिशा में क्या हो सकता है, एक कदम माना जा सकता है, हालांकि राज्य अपने तरीके से उसको लागू भी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष और महिला को एक समान मान रहा है।
जब पुरुष और महिला को एक समान मान रहा है तो हर बात में वो पुरुष और महिला को एक समान लेकर चलेगा। तो हर बात का क्या मतलब है यहाँ पर अगर कहा जाए तो आपको पूरे आर्टिकल इसके 39 के याद नहीं रखना, लेकिन दो याद रखना। एक आर्टिकल 39A याद रखना है ए, और एक आपको आर्टिकल 39D याद रखना है। यहाँ पर ये दो आप ये डी याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, ये याद आपको रटरी ही लेना चाहिए, और रटने की वजह से मुझे नहीं लगता कि जरूरत होना चाहिए, आपको याद ही रखना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 39D जो है कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दो जगह तो फिट बैठा हुआ दिखता है। पहला ऑर्गेनाइज लेबर में, संगठित जो श्रम होता है जैसे फैक्ट्रीज वगैरह, गवर्नमेंट जॉब्स में ये फिट बैठता है। जैसे इस क्लास की कोई भी बच्ची या कोई भी बच्चा अगर डिप्टी कलेक्टर बनेगा तो निश्चित रूप से दोनों को वेतन एक समान। लेकिन जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं, असंगठित क्षेत्र में, तो आप में से कोई गांव से होगा तो आपको समझ पड़ जाएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की स्थिति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल पलट जाती है। वहां तय किया जाता है कि महिला काम करेगी तो दिहाड़ी इतने रुपए मिलेगी, पुरुष करेगा तो इतने मिलेगी। देखिए कभी आप प्रेमचंद के कई उपन्यास, कई स्टोरीज पे ये बात जो है वो झलकती है, और आज भी। और आप में से कोई अगर कोई गांव से होगा तो उसको मालूम होगा कि भैया दिहाड़ी अगर हमारे गांव में अगर 200 रुपए चल रही है, पुरुष को 200 मिल रही है, तो महिला को 200 नहीं मिल रही होगी, 150 160 मिल रही है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। यानी यस हम सर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जो बात कर रहे हैं ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर तक फिट बैठ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिट नहीं बैठ रहा है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे फिट बैठेगा? जब तक हम उसको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ देंगे। ठीक है, उसको इतना कैपेबल नहीं बना देंगे, इतना योग्य नहीं बना देंगे उस महिला को कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। ठीक है, वो चीजें आ जाएंगी तो निश्चित रूप से ये भी चीजें जो है हो जाएंगी। तो कहते हैं ना कि मतलब वेलफेयर स्टेट शब्द की परिभाषा में अभी बहुत लंबी जो है वो रहा है ना। जैसे एक बड़ा अच्छा ना बुक थी ना नेल्सन मंडेला की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो बोलते भी ना कई बार, जैसे हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं उसकी राह में अभी हम चल रहे हैं, अभी बहुत लंबा समय है वहां तक पहुंचने। तो यहाँ ये जो है हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 के दो जो क्लॉज है, 39A और 39D, वो डायरेक्टली पुरुष और महिलाओं को एक समान मान रहे हैं। उनकी लाइवलीहुड के लिए या जीविका के लिए बराबर बात कर रहे हैं, उनके वेतन के लिए बराबर बात कर रहे हैं। ये दोनों पैर यहाँ पर। तीसरा अगर कहा जाए कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी आप नीतियां बनाओ उसमें पुरुष और स्त्री जो कर्मकार है। अब ध्यान रखिए, देखो हमेशा वर्ड की मीनिंग अगर आपके उलझ गए तो आप जो है वो एग्जाम में हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, कर्मकार मतलब वर्कर। यहाँ पर हम लेबर की बात नहीं कर रहे हैं ना, वर्कर और लेबर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। श्रमिक और कर्म का, फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, फैक्ट्री में काम कौन करते हैं? वर्कर। और खेतों में काम कौन करता है? लेबर। लेबर। देखा होगा ना, वो लेबर होती है। यहाँ पर अगर कहा जाए जैसे खेत में जो है, अगर मान के चलिए अभी सपोज चैत चल रहा है तो किसी के खेत में अगर चना कट रहा होगा तो वहां लेबर आई होगी। कितना यार लेबर आई है, लेबर, ये लेबर कभी कभी सुना किसी मुझे वर्कर आए? ठीक है, लेबर ही वर्ड, जो खेती वाले होंगे उनको तो पता ही होगा, हाँ यार लेबर आई। वो ऐसे ही बोलते हैं गांव वाले, यार यार हमारे यहाँ लेबर आने वाली है, कल से हमारा चेत होने वाला है यहाँ। तो अभी हम वर्कर की बात करें ना, फैक्ट्री की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको वर्कर्स के लिए, मैन और वुमेन के लिए, और अगर कहा जाए कि सुकुमार, यहाँ पर सुकुमार अवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है टेंडर एज। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो उसके लिए जो भी आप नीतियां बनाओ उसमें ये जरूर ध्यान कि उनके हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज ना हो। हालांकि फैक्ट्री एक्ट में इस बात को जो है वो जगह दी गई है, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। जब पहला फैक्ट्री एक्ट बना स्वतंत्रता के बाद 1948, उसमें भी ये बात जो है वो रखी गई। लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को यहाँ पर बड़े अक्षर में जो है वो डाल दिया। ये भी आपको याद रखना है कि पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य, शक्ति, बालकों की सुकुमार अवस्था, जो भी हमें मैंने बोली कि इसको टेंडर जो है वो एज के नाम से जो है वो जाना जाता है। एक्चुअल क्या होता है ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे एज के क्लासिफिकेशन,
और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कहते हैं ना माइनर होता है, एडलोसेंट वर्ड एक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे बहुत सारे जो है वो तरीके होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने जो है वो अगर कहा जाए कि इसमें जो एज इस्तेमाल करी वो टेंडर एज करी, इसको हम लोग आम भाषा में नाजुक उम्र के नाम से भी जो है वो जानते हैं, या ठीक है सुकुमार जो है वो उम्र के नाम से भी जो है वो जानते हैं, समझाते हैं इसको। तो इसमें उसकी उम्र का दुरुपयोग ना हो, ठीक है, उसके शरीर के ऊपर जो है वो कोई गलत प्रभाव उसका ना पड़े, उसके अनुकूल हो, ऐसे रोजगार के लिए हमको नीतियां बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई महिला या पुरुष या कोई सुकुमार अवस्था का बालक, बालक में मेन एंड वुमेन यानी दोनों ही आ जाएंगे। बालक शब्द जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में बालक शब्द इस्तेमाल हुआ वहां दोनों ही जो है वो को जो है वो जोड़कर देखा गया। तो वो आर्थिक आवश्यकताओं के लिए विवश होकर रोजगार से जुड़कर जो है वो अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचा। तो सरकार को इस बात पर भी जो है वो अगर कहा जाए कि ध्यान रखना चाहिए, ये कभी कोई पूछे तो। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? ठीक है, यहाँ क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा, यस सर, क्लियर। ठीक है। तो ये बेसिक है, और इसमें याद रखिएगा कि जो टेंडर एज होती है वो अलग अलग जगह अलग अलग निर्धारित होती है। जनरली टेंडर एज को जो है वो 10 to 15 ईयर के एज ग्रुप को माना जाता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि भाई जो टेंडर एज होती है सुकुमार अवस्था वो कब से कब तक की मानी जाती है, तो आप कह सकते हो कि 10 से 15 साल का जो उम्र का पीरियड होता है उसको हम टेक्निकली टेंडर एज के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये भी इसके ऊपर काम करना है। ले देकर आपको आर्टिकल 39 में दो मेन सेक्शन याद रखना है। पुरुष और महिला को हम एक समान मान रहे हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 39D। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य यानी ठीक है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इस दिशा में भी अभी बहुत सारी राहें हैं और आप ही को राहें दूर करना है जब प्रशासन में जाओ। अब अगला जो आया वो आया 39A। अब ये क्या है 39A, ये भी समझना बहुत जरूरी। 39 में ही क्यों डाला इसको और 39A की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर इस तरह का कोई निशान लगा हो या कोई क्लॉज उसमें बिल्कुल अलग से जुड़ा हो तो इससे सिद्ध होता है कि वो मूल संविधान के अंदर नहीं। तो ये भी मूल संविधान में नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। और समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वल जस्टिस। अब ये इक्वल जस्टिस का क्या नाटक है यहाँ पर? जो ये समान न्याय, इसका क्या मतलब? समान न्याय का मतलब है कि कोई एक करोड़पति व्यक्ति है और कोई एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति है। अगर हम न्याय व्यवस्था के हिसाब से चले, इस कानून के पहले के यानी ये अधिनियम के पहले की हम बात करें, तो इस गरीब आदमी को तो न्याय कभी मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अपने लिए कोई जो है वो अगर कहा जाए वकील ही नहीं कर सकता, वकील फ्री में थोड़ी होगा। एक तो ये यहाँ पर, तो जो समान न्याय की हम बात करते हैं कि सबको न्याय बराबर मिले, या जो है वो अगर कहा जाए कि जो जस्टिस की बात करते हैं उसको हम कभी लागू ही नहीं कर पाते। इसीलिए जिस समय ये अमेंडमेंट हुआ, इंदिरा गांधी उस समय देश में प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी के समय ये अमेंड हुआ था, तो इसमें जो है वो इक्वल जस्टिस की बात करेगी, फ्री लीगल एड की बात। जब इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड आया तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और फिर बहुत बाद में क्या होता है ना, देखो क्या चीजें तो हो रही, लेकिन बहुत बाद में इसके ऊपर जो है वो हमने अलग से लॉ भी बनाए, और पिछले से पिछले साल यूपीएससी प्रश्न पूछ भी चुका। तो निशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि जो व्यक्ति न्याय की गुहार करता है, अगर उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो उसे निशुल्क विधिक सहायता यानी सरल भाषा में गए तो वकील फ्री में उपलब्ध हो, फ्री में वकील जो है वो कराया जाए। और आपको एक और अनोखी चीज बता, अगर आपको फ्री में वकील नहीं चाहिए तो आप अपने केस की पैरवी खुद भी कर सकते हैं न्यायालय में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे की नहीं कर सकते, दूसरे की मत करने लगे। यदि व्यक्ति को है अधिकार कि वो अपना पक्ष न्यायालय के सामने खुद भी क्या कर सकता है, रख सकता है। तो जब ये आया हर राज्य में, क्या बेटा? हमारे लिए तो फ्री के वकील आप हो गए ना सर। तो ये समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की जो है वो बात यहाँ निकल। अब इसमें जो है वो उलझन ये भी कि हमने कह तो दिया
कि हम जो है वो समान न्याय देंगे, निशुल्क विधिक सहायता देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, कैसे लोगों तक अप्रोच पहुंचाएंगे। अभी सोचो, हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि यार मेरे खिलाफ केस अगर हो जाएगा तो मेरे को फ्री लीगल एड भी है। अगर मेरा कोई वकील नहीं होगा तो मेरे लिए, आप पिक्चर में जरूर देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा, कहते हैं ना कि आपको कोई वकील चाहिए क्या, पूछते ना, कभी पिक्चरें देखी होंगी, आपको कोई वकील नहीं, आप वकील चाहते हैं क्या, तो हमने कहा साहब आप दे दो, लाओ, तो वो दे देते। हम कैसे उस तक पहुंचाएं कि उसको न्याय फ्री में मिल रहा है, हम कैसे उसको न्याय समझाएं कि न्याय जो है वो उसको दिलाया जाए। इस पे बहुत बाद में काम हुआ और एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया नालसा। बहुत बाद में, शुरुआत में नहीं, मतलब कई चीजों में तो हम जो मतलब कहते हैं ना कि बड़े पिछड़े, यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज आपने जो है वो ब्रेड बना के रख ली और 15-16 दिन के बाद फिर याद आया आपको कि यार इससे जो है वो पिज्जा बनाना है, तो फिर तो समझ लो कि क्या हाल होंगे। ठीक है, वो ब्रेड का काम तमाम हो चुका होगा। ये भी यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है हमारी, हम प्रक्रियाएं तो अपनाते हैं लेकिन प्रक्रियाओं में जो चरण है वो बहुत धीमे धीमे अपनाते हैं। तो हमने फिर लेकर आए क्या, इसकी वेबसाइट खोली मैंने, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इसके लिए जो है वो एक एक्ट लेकर आया। ये एक्ट बना कब, यहाँ पर 1987 में। अब आप सोचोगे आपने प्रोविजन कब किया, 1976 में, फ्री लीगल एड का। आपने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के न्याय सब तक पहुंचे, उसके लिए एक्ट कब बनाया, 1987 में। ये ध्यान रखिए ना, 1987 में आपने जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो यहाँ पर, या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया। अधिनियम आपने 87 में पास कर दिया, और अधिनियम पास करने के बाद आपको लगा कि हाँ यार अब इसके ऊपर अथॉरिटी भी बनाना चाहिए, तो अथॉरिटी फिर एक सेकंड, इसमें एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट को देख पा रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, देख पढ़ पा रहे हैं सभी, ऊपर जहाँ कर्सर चल रहा है, सर न्याय सबके लिए। न्याय सबके लिए, ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, कोई पूछेगा एक्सेस टू जो है अगर कहा जाए कि जस्टिस फॉर ऑल की जो है वो बात रखी गई, इसके लिए एक्ट हमने पास करा साहब 87 में। अभी पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया था वो 1 लाख रुपए तक वाला, किसी को याद होगा, यूपीएससी ने पूछा था कि एनसीएलटी सॉरी जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको नालसा पढ़ते हैं ना, कोई पूछेगा इसका पढ़ा क्या जाता है इस अथॉरिटी को, तो इसको नालसा पढ़ा जाता है, हिंदी में भी नालसा ही पढ़ेंगे आप। तो जो है वो नालसा के नाम से इसको जो है वो जाना। अब इसमें भी देखिए, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी लेट लतीफी भी कई चीजों में है, इसमें दो राय की बात नहीं, मतलब कहते हैं कि प्रयास तो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रयास बहुत जल्दी जल्दी नहीं। कैसे, आप कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में एक जगह रख रहे हो 76, आप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का कंसेप्ट लेकर आ रहे हो 1987 में, और आप नेशनल लेवल पर अथॉरिटी बना रहे हो 1995। क्या इनके बीच एक टाइम पीरियड का गैप महसूस नहीं होता? यस सर। 20 वर्ष का। मतलब कहीं ना कहीं गैप तो है, दिखता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे अभी हमने लोकपाल एक्ट बना, अपॉइंटमेंट ही नहीं करी। अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करी साहब, के लगे हमारे पास जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, के लगे अगर अगली बार भी नहीं होगा तो क्या अपॉइंटमेंट ही नहीं करोगे, फिर जाके कहीं वो लोकपाल की अपॉइंटमेंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा इतना तो पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा ये मतलब शिथिलता से बाहर निकलना बहुत जरूरी सिस्टम के। तो ये नालसा लेकर आएगा, इसमें क्या करा उन्होंने, ये फ्री लीगल एड के लिए 3 लेवल की अथॉरिटी बना, नेशनल लेवल की नालसा, स्टेट लेवल की स्टेट लीगल, बस इसी में स्टेट लगा दोगे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और ठीक है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसको चेयर करते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कहा जाए आपको, यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं हो तो जो अभी दीपिका पढ़ेंगी उसमें से आप ढूंढो कि डीपीएसपी के कुछ पॉइंट्स इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। पढ़ो बेटा दीपिका यहाँ से। The National Legal Service Authority, NALSA, has been constituted under the Legal Service Authorities Act 1987 to provide free legal service to the weaker sections of the society and to organize Lok Adalats for amicable settlements of disputes.
अभी हुआ था ना लोक अदालत, भोपाल में लगी थी लोक अदालत, देखा होगा, नगर निगम की भी लगी थी, ठीक है, बिजली पानी के बिलों को सेटल किया उसमें। हाँ आगे पढ़ो। Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, the Chief Justice of India, is the patron-in-chief. Nalsa is housed at Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi. इससे क्या सिद्ध हुआ कि नालसा कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में ही है वो। नालसा का हेड कौन है? भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं। उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्ग को, वीकर सेक्शन, ठीक है, क्या दिलाना? फ्री लीगल एड। इस दिशा में ये काम करती है नालसा। तो इस तरह से हमने जो है वो इसको लेकर तो आ गए, लेकिन इसमें भी अभी राहें बहुत ज्यादा दूर है। क्यों है? क्योंकि आप सोचिए इस क्लास में अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा, अच्छा हमारे लिए भी फ्री लीगल एक्ट के बारे में प्रोविजन, हमें भी। अच्छा ये क्या होता है, इसमें नालसा को लाने का उद्देश्य क्या था ये भी बता दूं आपको एक लाइन में फटाफट। उद्देश्य ये था कि भारतीय न्याय प्रणाली की जानकारी, बुनियादी जानकारी सबको, कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे क्या लीगल राइट्स हैं, इसके ऊपर भी ये सेमिनार्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को अवेयर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके केस ही लड़ रहे हैं, अवेयर भी करेंगे स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटीज। तो यहां अगर अब आप देखो कितना कनेक्ट करना पड़ता है चीज। अभी आपने आर्टिकल 39 पढ़ा, अब आपको जो है वो दूरंदेशी तो समझ पड़ गई, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ पड़ गई कि हम पिछड़े कितने हैं। तो उसका आंसर वो बच्ची फिर सुनाएगी आपको पढ़ के कि हम पिछड़े कितने, क्योंकि जिसके तहत ये लाई गई है वो आर्टिकल कब जोड़ा और ये आया कब यहाँ पर। हाँ पढ़ो बेटा यहाँ से यहाँ तक। Article 39A of the Constitution of India provides that state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen. ठीक है, यहाँ पर अब बात आ गई, यानी अब अपना कनेक्ट हो गया कि आर्टिकल 39A जो हमने जोड़ा था उसी के प्रोविजन को आधार बनाकर हमने एक नेशनल, दूसरा स्टेट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट, और इसमें कोई ज्यादा रटने वाली चीज नहीं। जब नेशनल लेवल पर जैसे अथॉरिटी बनी वैसे की वैसे क्या हो गई, स्टेट लेवल पर बनेगी, और वैसी की वैसी कहां बनेगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके आर्टिकल्स भी हम नालसा एक्ट पूरा पढ़ोगे तो उसमें मिल भी जाएंगे, लेकिन अभी हमारे लिए उतना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं। तो दो ये काम कर रहे हैं। पहला ये काम कर रहे हैं कि वीकर सेक्शन को न्याय उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा ये काम कर रहे हैं कि फ्री लीगल एड के साथ जो है वो लोगों में अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। अवेयरनेस का मतलब है कि उनको ये पता चले कि हाँ भैया आपको ये जो है वो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, दोनों ही तरह के राइट्स की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की भी बात हो रही है और लीगल राइट्स की भी इसमें जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बढ़ जाऊं यहाँ से। और ये वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल एमपीपीएससी में, यूपीएससी में, याद करो पिछले के पिछले साल आया है, जिसने पेपर देखा होगा। याद आया? इनकम सीलिंग, किसी ने पेपर देखा आईएएस का, नालसा का क्वेश्चन पूछा था ना, कितने एज जो है वो, कितना जो है वो उसमें क्राइटेरिया पूछा था, ये लिखा हुआ है इसी की वेबसाइट पे, फ्रंट पेज पे लिखा, कोई ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर तो अब आपने दिमाग में सेट हो गया कि लोक अदालत कैसे बनेगी, नालसा का क्या काम है, कैसे, यानी एक आर्टिकल के अंदर कितना जाना पड़ेगा वो आपको समझ पड़ेगा। तो 39A के तहत हमने यहाँ, अब हम आते हैं 40 में भी, और जिसको जरा सा भी ना समझ पड़े तुरंत पूछ लेना ना, 40 में भी वही बात। अब 40 आर्टिकल कह रहा है साहब अब ग्राम पंचायत का गठन करना। तो स्वतंत्रता के बाद से ग्राम पंचायतों को गठन के लिए अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया। राजस्थान ने नागौर में मॉडल अपना लिया साहब, 2 अक्टूबर 1959 बकायदा विधिवत पंचायती राज के उद्घाटन हो गया। हम थोड़ा लेट सो के उठे, हमने 62 में पहला एक्ट बनाया, याद होगा आपको कि मध्य प्रदेश ने पंचायती राज पे पहला अधिनियम कब बनाया था, 62। ऐसे ही कई राज्यों ने कानून बनाए, कई ने नहीं बनाए, इसीलिए पंचायतों को ना तो अधिकार मिल पाए, ना तो पंचायतें वो अपना अस्तित्व बना पाई जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। फिर केंद्र सरकार को लगा, समय समय पर इतनी सारी कमेटियां बनी, आपने देखा होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, जेवीपी कमेटी, अब या जीवी के राव कमेटी, सॉरी, ठीक है, या अगर लास्ट में अगर हम बात करें तो एलएम सिंघवी कमेटी।
इन सब के बाद फाइनली एक ही बात निकल कर आई कि भैया इसको यहाँ से हटाओ, राज्य तो बनाने वाले नहीं है, इसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत के लिए अलग से ही क्या कर दिया, प्रोविजन कर दिया, पूरा पार्टी अलग कर दिया। तो इससे सिद्ध ये भी हो रहा है इनडायरेक्टली कि अगर राज्य काम नहीं कर रहा है डीपीएसपी के ऊपर, तो संसद भी, ठीक है, दूरंदेशी के आधार पर एक वेलफेयर राज्य की, देखो वेलफेयर स्टेट का केवल और केवल आधार ये नहीं है कि केवल जो भारत के 28 राज्य हैं वही प्रयास करें। वेलफेयर स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब संपूर्ण राष्ट्र भी है, ठीक है, इंडिया अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है, तो उसको भी प्रयास करना पड़ेंगे लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए। तो उन्होंने उठाकर इसको जो है वो अलग से प्रोविजन कर दिया। तो फिर अब आज की स्थिति में इस आर्टिकल की कोई महत्वता नहीं रही। अब बकायदा हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में अलग से जो है वो आर्टिकल 243 से जो है वो आर्टिकल्स का प्रावधान है, अलग से जो है वो हमने पंचायत के लिए जो है वो प्रावधान कर लिया। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है साहब? तो आज आप देखो आर्टिकल 41 क्या कहता है वो समझो। उसमें 4-5 चीज है। आप जिस चीज में अभी हो वो क्या है टेक्निकली देखा जाए तो अभी बेकारी है ना, बेकारी समझते हो ना, ठीक है, थोड़ा क्या इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशाक्तता, ये थोड़ा हिंदी में मजा नहीं आता इनको पढ़ने में। इसको अंग्रेजी में पढ़ोगे थोड़ा अच्छा, क्या होता है ना, शब्द थोड़ा हिंदी में पढ़ने में अटपटे लगते हैं, इंग्लिश में थोड़ा ठीक लगा। अच्छा अच्छा, ये लिखना चाह रहा है हमारे लिए, कोई बात नहीं, लिख दे भाई, है ही अभी हमारे साथ जो है वो प्रॉब्लम। तो अभी हमारे साथ क्या है, बेकारी है। बेकारी मतलब क्या है हमारे साथ? बेरोजगारी। बेरोजगारी ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। अब लगा अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ हम तो अनएम्प्लॉय हैं ही हैं। कई लोगों के साथ क्या है, ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सिकनेस है, बीमारी है, और डिसेबिलिटी, जिसको आज हम निशाक्तता के नाम से भी जानते हैं। कई तरह की निशाक्तता है हमारे साथ हो सकती है। तो इन सब के ऊपर भी राज्य का दायित्व बनता है कि वो काम करे। सोचो, आपके रोजगार के बेहतर अवसर के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। मतलब टेक्निकली जो है वो सरकारें कानून मतलब प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही। ये मत बोलना कि अभी सर अभी तो कोई प्रयास नहीं किया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो प्रयास हो रहे हैं ना। जैसे अभी व्यापम के भी एग्जाम हुए, या अदर्स स्वरोजगार के भी लिए भी जो सरकार काम कर रही हो। वृद्ध अवस्था के लिए हम पेंशन योजना चलाते हैं कि नहीं चलाते? वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो बीमार लोग होते हैं उनके इलाज के लिए राज्य सरकार प्रावधान करती कि नहीं करती? अब ज्यादा दूर ना जाएं, आप मध्य प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण स्कीम से आपको फ्री में मेडिसिन मिलती है कि नहीं मिलती? कोई भी हो, अमीर गरीब की बात ही नहीं है वहां पे। आप में से कोई भी अगर गया होगा तो उसको मालूम होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण स्कीम से आपको फ्री में मिल रही कि नहीं मिल रही औषधि? जो, ठीक है, दिव्यांग लोग होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य कानून बनाती कि नहीं बनाती, सोचो। तो ये सब जो है वो राज्य कर रही है यहाँ पर। यानी हम कह सकते हैं कि वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम कर रही है, वृद्धावस्था से जुड़ी हुई चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रही है यहाँ पर, जैसे मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा पेंशन योजना, ठीक है, वो रुग्णता को दूर करने के लिए, सिकनेस को दूर करने के लिए काम कर रही है। अभी कोविड में मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी स्कीम चलाई वो सब इसमें आ जाएंगी। वो अगर कहा जाए कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो है वो उनको समाज की मूल धारा से जोड़ने के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। ये जितनी स्कीम मध्य प्रदेश सरकार की आपने सुन रखी है या पढ़ रखी है, वो सब आर्टिकल 41 में है। एक आर्टिकल गागर में सागर है, उसी के तहत वो सब स्कीम जो है वो राज्य सरकार बना रही है। तो इसीलिए ये वाला आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ दशाओं में, या कुछ दशाओं का मीनिंग क्या हुआ। तो कुछ दशाओं का मीनिंग हो गया साहब, बेकारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई और निशाक्तता। 4 अवस्था, इनमें जो है वो आप काम करोगे, या उनमें सहायता जो है वो लोक सहायता, पब्लिक एड जो है वो आप करोगे, उसको फ्री एड जो है वो उपलब्ध कराओगे। ये अच्छा है राज्य के लिए। पर इसमें आपने देखा होगा कई राज्य बेहतर काम कर रहे हैं, कई राज्य अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपने कई बार पेपरों में पढ़ा होगा ना कि किसी राज्य में जो है वो सब, जैसे वेस्ट बंगाल जैसे, या कई राज्य ऐसे हैं भारत के जहां 5 लाख रुपए तक का बीमा सबके लिए, निःशुल्क उपचार व्यवस्था सबके लिए है। कई राज्यों में उन्होंने क्या करा, एपीएल बीपीएल कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा। जैसे अभी हम बात करें कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकता है क्या?
नो सर। यस ठीक है, हर व्यक्ति तो नहीं ले सकता, लेकिन वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण स्कीम जो हमारे यहाँ की, उसका लाभ तो आप सब ले सकते हैं। वैसे हर राज्य ने अपने तरीके से इसके ऊपर जो है वो काम किया। फिर अगला जो है वो है काम के न्याय संगत मनोचित दिशाओं में प्रसूति सहायता। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैटरनिटी रिलीफ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इसमें पहले से अभी सरकार ने क्या कर दिया है, इसमें बढ़ा दिया। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ इसके लिए देखो, बढ़ाने का मतलब क्या है कि सरकार मन उठा के नहीं बढ़ा सकती। कोई भी सरकार को एक लाइन भी लिखना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। तो एक्चुअल जो मैटरनिटी रिलीफ थी ना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉरी उसके लिए लीगल एक्ट बना था। मैं यहाँ एक एक्ट भी दिखाता हूँ साथ में, एक मिनट। ये तो मूल जो एक्ट था मातृत्व लाभ का, मैटरनिटी रिलीफ जो है वो एक्ट, वो कब का था, 1961। इस एक्ट में सरकार ने अमेंडमेंट किया। कब किया, 2016 में बिल आया, और अमेंडमेंट कब हुआ, 2017। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो है वो अगर कहा जाए पीआईबी है, और ठीक है श्रम और रोजगार मंत्रालय का, क्योंकि ये सीधा श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा हुआ। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में हमने जो है वो संशोधन किया, और संशोधन करके हमने मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी जो बेनिफिट जो है वो अमेंडमेंट एक्ट 2017 पास किया। इसमें जो है वो हमने जो मातृत्व अवकाश था वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया, 36 सप्ताह कर दिया। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा कि आप सोचो कि आपके खेत में कोई महिला काम कर रही है, उसको मैटरनिटी रिलीफ मिल जाए, नहीं। उसमें भी कुछ बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, उसमें भी फैक्ट्रीज के रूल्स होते हैं कि भाई कितने कम से कम वर्कर काम करने वाले जो है वो फैक्ट्रीज इसके क्राइटेरिया में आएंगी, क्या रहेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए, बट अभी आपके लिए जो है वो काम के लिए जो है वो जो एक बुनियादी बात है कि हमने ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में अब ध्यान समझिएगा, इस आर्टिकल में हमने राज्य तो अपने काम कर ही रहा है, अब सरकार, ध्यान रखिएगा, केंद्र ने इसको क्या कर दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, केंद्र ने ये कानून बना दिया। अब इसको अपने तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है, अलग अलग राज्यों की। हर राज्य अपने तरीके से इसके ऊपर काम करे, लागू कराए, ठीक है, वो तय करे कि हाँ भैया जो है वो 26 सप्ताह जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पर कहा जाए। तो ये जो है उसमें, लेकिन ये मैंने कहा ना कि इसमें बहुत सारे जो है वो क्लॉज हैं। अगर आपको लगता है तो ये पूरी पीआईबी में आपको भेज दूंगा, आप इसको एक बार पढ़ भी लेना। इसमें जो है वो सब चीजें जो है वो डली हुई, ठीक है। इसमें जो है वो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि भैया इसके तहत उन नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा जो 15,000 रुपए तक के वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने या नौकरी पर रखते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें कई सारे जो है प्रोविजंस हैं यहाँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दो चीजें जो है वो आती हैं। पहला तो ये आएगा कि कब आया ये संशोधन, तो 2017 में आया। बिल कब आया है, तो 2016 में। रिलीफ जो है वो बढ़ाकर 12 से 26 सप्ताह, कितना सप्ताह किया गया, तो 26 सप्ताह किया गया, ये अपने को याद रखना, ठीक है। ये बड़े अगर कहा जाए, कोई डाउट तो नहीं, आ गया समझ में, यानी 42 आर्टिकल, ठीक है। अब आते हैं 43 आर्टिकल। 43 आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अगर कोई फैक्ट्री के लेबर्स वगैरह इसको समझ लें तो ये उनके हितों को बहुत ज्यादा संरक्षित। अब यहाँ भी किसके लिए है, ये कर्मकारों के लिए। मैंने पहले ही बता दिया कि कर्मकार यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल वर्कर्स के लिए। अब वो ये कह रहा है, इसमें ध्यान समझो, वो कह रहा है कि सब वर्कर्स जो हैं, बहुत ध्यान से समझोगे तो ही आर्टिकल आपके दिमाग में सेट होगा, अदरवाइज सेट भी नहीं होगा। वो कह क्या रहा है, पहले तो ये समझो कि भाई जो कर्मकार हैं, उनकी जो निर्वाह मजदूरी है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे कुटीर उद्योग है या व्यक्तिक है, उसमें सहकारी आधार को यानी कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इनको क्या करना पड़ेगी, जगह देना पड़ेगी, यानी जो प्रबंधन प्रणाली है उस प्रबंधन प्रणाली के अंदर जो है वो उनको जगह देना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, ध्यान समझिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल था वो केवल 43 था, कर्मकारों के लिए जो प्रावधान। बाद में क्या करा, ये आपको दिख रहा होगा कि 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद इसमें एक वर्ड जोड़ा उन्होंने, उद्योगों के प्रबंधन में
कर्मकारों का भाग लेना। तो वो पिक्चर देखी लाडला, अनिल कपूर की, श्रीदेवी वाली। उसमें Yes, सीन sir. में आता है कि वो फैक्ट्री की लेबर यूनियन का चुनाव लड़ता है, ठीक है, और वो फिर लेबर यूनियन में जो है वो प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। सेम वही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि उद्योगों के प्रबंधन, यानी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, वर्कर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ये उन्होंने इसमें डाल दिया। तो आज जितनी वर्कर यूनियंस काम कर रही, फैक्ट्रीज के अंदर जो मैनेजमेंट में वर्कर्स यूनियंस की जो रोल है वो आर्टिकल 43A के तहत, ये ध्यान रखिए, ये वर्कर यूनियंस। लेकिन यहाँ एक और उलझन पैदा, आपने वर्कर यूनियन की तो बात कर ली, लेकिन उस यहाँ पर आपने वर्कर की तो बात कर ली, लेकिन जो खेतों में काम कर रहे हैं, गाँव पे काम कर रहे हैं, जो लेबर की तरह काम कर रहे हैं, वो कैसे काम, वो किस तरह से जो है वो अपने हितों के लिए जो है वो लड़ेंगे, क्या होगा वहां, क्या होगा वहां, तो कुछ भी आपने जगह नहीं रखी। तो फिर बाद में इसमें फिर ये लोग उठे, मतलब कई सालों के बाद याद आया, अच्छा हमको जो है वो उनके लिए भी काम करना है, सबके लिए। तो आज ऐसे समझो, बहुत ध्यान से समझो, अगर तुम 10 बच्चे हो और 10 बच्चे मिलकर कोई काम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर समूह बनाना चाहिए। समूह बनाना चाहिए, है ना? वेरी गुड, समूह बनाना चाहिए। अब मैं उस समूह को अंग्रेजी में बोलूं तो क्या बोलूं, क्या बनाना चाहिए? यूनियन। ठीक है, यूनियन की जगह और थोड़ा सा सुधार कर लो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहिए ना। एक देखो, समूह बनाओगे लेकिन कोऑपरेशन करोगे ना एक दूसरे के हितों का, तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। अगर हम इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस आर्टिकल में जोड़ देते या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हम बात कर देते तो क्या बेहतर नहीं हो जाता? ये बेहतर। लेकिन चूंकि उस समय इस पे किसी का ध्यान नहीं गया, बहुत बाद में इस विषय पर दिमाग चला कि अरे नहीं यार, आर्टिकल 43 में आप जब लेबर की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात करो। आपने इतनी तो बात कर दी कि मैनेजमेंट में जो है वो वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराना 43A में, लेकिन आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं की। फिर इसमें एक आर्टिकल जोड़ा 43B, वो इतना महत्वपूर्ण था कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको ऐसे ही मालूम, अगर आपको ये ध्यान रखिएगा स्वरोजगार बढ़ाना है या आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अच्छे कोई मॉडल है नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी काम कर रही हैं। सबसे अच्छा जैसे अमूल का मॉडल आप मुझे सबसे अच्छा लगा, अमूल है, लिज्जत पापड़ है, यहाँ पर ये सब अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन्होंने क्या करा कि दो बातें रखी। उनको लगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक आर्टिकल में लिखना तो काफी नहीं हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से प्रोविजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने दो जगह इसकी बात, एक उन्होंने आर्टिकल 43B जोड़ा, यहाँ इंसर्ट कर दिया नया आर्टिकल 43B, ये अलग से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये फाइल अपडेट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पार्ट जोड़ दिया, उसका नाम था पार्ट 9B। अब ध्यान से समझिएगा, पार्ट 9 तो हो गया पंचायत, पार्ट 9A जो हो गया वो क्या हो गया आपका, नगर पालिका। नगर पालिका या म्युनिसिपालिटी। और पार्ट 9B जो है वो क्या हो गया आपका, आप लिख ले। इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया, तो मैं वो आपको पूरा तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो अमेंडमेंट की ओरिजिनल कॉपी दिखाता हूं। तो यहाँ पर अगर आप इसको देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो है वो गजट है, ये राजपत्र है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसमें बकायदा लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट 2011। तो संविधान का जो 97वां संशोधन था 2011, कब आया ये, 2012, लागू कब हो गया, 12 जनवरी 2012। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी राष्ट्रपति का से स्वीकृति कब मिली इसको। इसमें जो प्रावधान किया गया वो यही किया गया। तो इसमें क्या किया गया, ध्यान से देखिए, अपन दो तीन जगह अगर कहा जाए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वर्ड पे जो है बात करना पड़ेगा। पहले दो जगह आपको, मतलब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो दोनों ही आपके लिए अमृत है ये क्वेश्चन। एक तो आर्टिकल 19 में आपको याद करो, आपको यूनियन बनाने के बारे में प्रोविजन है, याद है, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के तहत, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 19 आपको कितनी तरह की स्वतंत्रता देता है, 6 तरह की वर्तमान देता है। उनमें एक स्वतंत्रता जो है वो है यूनियन, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता। उनने कहा साहब वो संघ बनाने की जो है वो स्वतंत्रता 19 में जो है
उसमें उसके साथ क्या वर्ड ऐड कर दिया जाए? कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी किसके तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर? इसीलिए वो जो बच्ची ने यूनियन बोला था ना, मैंने उसको बोला था कि और सरल क्या बोल सकते, वो अपनी जगह सही बोल रही थी, लेकिन यूनियन तो पहले ही प्रोविजन था, हमको और अंदर जाना है। यूनियन, यूनियन तो कहते ना हमने यूनियन बना ली तो लगता है अच्छा बहुत बड़ा काम। सोसाइटी बना ली तो थोड़ा सा लगता है अच्छा। सोसाइटी तो क्या है, आपको मालूम होगा कि आप 7 लोगों से मिलकर, सोसाइटी एक्ट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, हमारे मध्य प्रदेश में जहां तक मुझे याद है तो 7 लोग मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। देसी भाषा में आप इन्हीं सोसाइटी को एनजीओ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो यूनियन है इसके साथ उन्होंने आर्टिकल 19 में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति शब्द जोड़ा, प्लस आर्टिकल 43 ए के साथ एक और शब्द जो है वो आर्टिकल इंसर्ट करा 43 बी। ठीक है, और 43 जो है वो बी जो है वो किसको फॉर्म करने की बात कर रहा है और मैनेज करने की बात कर रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इन्होंने जो है वो, प्लस उन्होंने कहा कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पार्ट जोड़ो, और वो पार्ट क्या जोड़ा उन्होंने? 9B। नहीं 9A कैसे हो जाएगा? 9A तो म्यूनसिपालिटी है। 9B, उस 9B पार्ट का नाम क्या रखा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब याद करो, किसी को याद होगा पार्टी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 अभी पढ़ चुके हैं अपन म्यूनसिपालिटी। 9A में आखिरी आर्टिकल क्या है? जेड जी। जी। जेड जी याद नहीं है? जेड जी तक पढ़ा है? अरे तुम लोग एक तो रिवाइज नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। जेड तो अगल, अब जेड जी के बाद के आर्टिकल आएगा ना उसमें, यहाँ पर क्या आ गया? ठीक है, तो यहाँ 243 जेड एच से उन्होंने जो है वो आर्टिकल जो है वो जोड़ना शुरू किया, और इन आर्टिकल्स में ये जितने भी आर्टिकल्स इसमें इंसर्ट किए उन्होंने, ठीक है, आई जे, ठीक है, ये सब आर्टिकल्स में उन्होंने एक ही बात रखी कि हम कोऑपरेट, इतने हमारे लिए काम के नहीं है। आप सोचोगे क्या है, बस इसमें ये बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनेंगी, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका बोर्ड कैसे काम करेगा, इसके लिए उन्होंने अलग से पूरा प्रोविजन जो है वो इसमें जो है वो डाल दिया। तो इस तरह से हमें समझ पड़ा कि एक ही आर्टिकल कितनी जगह तक गया। एक आर्टिकल जो है वो एक नया पार्ट लेकर आ गया, 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक हमने जो है वो अगर कहा जाए कि प्रोविजन कर डाले कोऑपरेटिव्स के लिए। ये सब हमने जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत किए। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? आ गया? यस सर। ठीक है, कितना सरल आर्टिकल था। यानी आपको क्या समझ पड़ा कि ओरिजिनल आर्टिकल था 43, वो लेबर्स के हितों की सॉरी जो है वो वर्कर्स के राइट्स की बात कर रहा था। फिर 43 ए जोड़ा हमने 76 कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। उसमें हमने क्या करा, और ये मुझे याद दिला दिया करो, कभी गलती से मुंह से 42 की जगह 76 बोलते भी नहीं है। ठीक है, बोलते समय इधर उधर हो जाती है, जबान फिसल जाती है, पता चले वही गलत नोट कर लो तुम लोग। तो 43 ए हमने इंसर्ट करा, और इसमें जो है वो हमने उनको फैक्ट्री के मैनेजमेंट में जगह दे दी कि भैया तुम भी मैनेजमेंट बनो। ठीक है, लाडला वाला अनिल कपूर। फिर 43 के बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जगह दे दी। 2012 से ये काम कर रहा है, और आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी हो रही है अब कई जगहों पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बहुत अच्छा काम कर रही है हिंदुस्तान के। तो ये एक जो है वो बुनियादी जो है वो बात आपको पता। अगले के ऊपर बढ़ जाएं, कोई डाउट तो नहीं आता? आप कभी ये मत समझना कि आप डीपीएसपी पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपस में जोड़कर लिंक करके जो है वो पढ़ो, फिर लगा भी देना। बढ़ू आगे यहाँ से। यस सर। अब आ रहा है विवादित आर्टिकल, क्योंकि चुनाव से पहले विवादों में आ जाता है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी कई बच्चों के दिमाग में खाका जो है वो इसमें जो है वो क्लियर नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग क्या होता है इसमें? पहले देखिए, हमारे यहाँ जो लॉ होते हैं, दो तरह के लॉ होते हैं। एक होते हैं पर्सनल लॉ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत कानून। पर्सनल लॉ का मतलब है कि जिसके तहत हमारी संपत्तियों का वितरण होना है, हमारा शादी होना है, विवाह होना है, तलाक होना है, ठीक है, जन्म, इनसे संबंधित जो भी कानून हमारे पास है वो पर्सनल लॉ।
पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर हम हिंदू पर्सनल लॉ को पढ़ें तो बंगाल के पर्सनल लॉ में प्रॉपर्टी राइट्स और बाकी पूरे हिंदुस्तान के पर्सनल लॉ में प्रॉपर्टी राइट में बहुत बड़ा डिफरेंस। आप जिस शहर में हो आपको आपकी पैतृक प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, जो फोर फादर प्रॉपर्टी पैतृक, जो आपके पिता के द्वारा अर्जित नहीं की गई लेकिन आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उस पर आप बराबर मालिकाना हक रखें। लेकिन बंगाल में भी ऐसा नहीं। बंगाल में हमारे जो पूर्वज हैं यानी माता पिता जो, उनके बाद उसके ऊपर आपका हक आता है। जीवित रहते हुए आप उसके मालिकाना हक नहीं रख पाते हैं ना। वो पिछले साल क्वेश्चन आया था ना, मिताक्षरा और दया भाग का, दाय भाग का। तो ये Yes, लॉ sir. होते हैं मिताक्षरा और दाय भाग जो है वो कभी फुर्सत में समझाएंगे। तो इनको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ, है ना। तो क्या था कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो पर्सनल लॉ के ऊपर ये बहस छिड़ी कि हमको पर्सनल लॉ के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हिंदू पर्सनल लॉ के ऊपर काम किया। तो एक कोड बिल जो है वो प्रस्तुत कराया गया संसद के अंदर, जिसका नाम रखा गया हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल के अंदर एक के बाद एक धड़ाधड़ जो है वो अगर कहा जाए कि 4 मेन जो है वो अगर कहा जाए एक पास कर हिंदू कोड बिल के तहत ही आज अगर कहा जाए कि जो विवाह तलाक जैसे कोई कहा जाए, हिंदू कोड बिल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब पर्सनल लॉ में। अब जो हिंदू कोड बिल आया उसका रिजल्ट किस में कन्वर्ट पड़ा, मतलब वो किस रूप में जो है वो कन्वर्ट हो गया हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा। 1955 सबको मालूम होना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट कब बना था, 1955 इसमें कन्वर्ट हो गया। दूसरा वो कन्वर्ट काय में हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। सक्सेशन समझते हो ना, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार। तो ये उत्तराधिकार अधिनियम में ये 1956 में है। हिंदू उत्तराधिकार यानी हम हमारी पैतृक प्रॉपर्टी आदि के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए कि क्या जो है वो अधिकार मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर जो है वो ये एक्ट को जो है लाया गया। तीसरा उसमें आ गया हिंदू एडॉप्शन, यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मेंटेनेंस को देशी भाषा में आप क्या बोल सकते हो, गुजारा भत्ता। यही मुद्दा चला था, वो साहबानो केस याद आया होगा कि हिंदुओं को भी तो मिलता है, हमको भी तो। ठीक है, फिर वो विवाद कितना गया। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये भी जो है वो पास हुआ था इसी में। और एक आखिरी जो था वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, आखिरी जो चौथा था उसका क्या नाम था, हिंदू माइनॉरिटी, ठीक है, यहाँ पर एंड गार्जियनशिप एक्ट, पूरा आप लिख लेना, ये भी 1956 का। इन 4 एक्ट में बस ये याद रखना कि जो ये 4 एक्ट लाए गए इनमें केवल एक जो हिंदू मैरिज एक्ट वो केवल 55 का, 1955 का। बाकी जो है वो अगर कहा जाए कि ये सब जो है वो 1956 के। इसमें जो बातें की गई यही जो है वो कहलाते हैं पर्सनल लॉ। यानी पर्सनल लॉ कुछ और नहीं। मैंने क्या बताया कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए इस देश में आज भी क्या है, बराबर। सिविल लॉ में डिफरेंस, सिविल है, ये सब किस में आ गए, सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है। इस देश में बड़े से बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो उसके ऊपर आईपीसी के सेक्शन वही लगेंगे जो एक आम आदमी के ऊपर। ऐसा नहीं कि उसको अलग से कोई प्रिविलेज मिल जाए, नहीं। लेकिन सिविल लॉ जो है वो सबके क्या है, अलग अलग है। उदाहरण के लिए अपन ऐसे समझे कि हिंदुओं में जो भरण पोषण है वो मुस्लिमों में भरण पोषण से अलग है। क्योंकि मुस्लिमों के लिए अगर कहा जाए कि बकायदा जो है वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 में जो प्रोविजन है वो लेना पड़ेगा। उसके लिए बकायदा जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो एक अधिनियम पास हुआ था, वो अधिनियम क्या था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ, पूरा पूरा लिखना है ना, यहाँ पर प्रोटेक्शन ही लिखा, पूरा प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। बड़ा विवादित है ये, हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ केस, इंदौर से साहबानो केस भी पढ़ाई।
1986 उस समय देश में राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ये जो है वो एक्ट पास किया गया। ये अलग है, हिंदू लॉ अलग है, यानी मुस्लिम स्त्री विवाह, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण में, ये उन्होंने जो है वो देखा ऐसा। तो ले देकर सभी के लिए, अभी जैसे ट्रिपल तलाक, अब ट्रिपल तलाक सोचो कि आप हिंदुओं पे लागू हो जाए तो होगा क्या, मतलब सोच के देखो, क्या हो सकता है उनके लिए, है क्या? नहीं यहाँ पर, क्योंकि हिंदुओं में तो तलाक की प्रक्रिया ही कानूनी है। मतलब अगर किसी पुरुष को अगर महिला को तलाक देना है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी यहाँ पर, और वो कानूनी प्रक्रिया के न्यायालय तय करेगा तलाक होना है कि घर खुद तय नहीं कर लेंगे कि तलाक होना है। हाँ, बिना न्यायालय के तलाक की इच्छा रखते हो तो क्या करें, घर छोड़, ऐसा कर मत लेना तुम, घर छोड़ के निकल गए, 7 साल तक गायब रहे, किसी को पता ही नहीं चला, फोन मैसेज व्हाट्सएप भी मत करना इस बार, अचानक 8 साल के बाद आए तो वो मैरिज जो है वो नील एंड वाइट हो जाती है, ठीक है, उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। वो न्यायालय में अगर चली जाए महिला तो 7 साल, वो है ही नहीं, गायब ही है आदमी, तो 7 साल से आए, कुछ आता ही पता नहीं, तो नील एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसा करने मतलब है ना, तुम लोग क्या है कि सब चीज तुम लिखते रहते हो कॉपी के। तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बेसिक मतलब है कि हमारे जो मैरिज लॉ है, जो हमारे डिवोर्स लॉ है, जो हमारे बर्थ से संबंधित, जन्म मृत्यु, ठीक है, संपत्ति से संबंधित जो कानून है, उनमें हमको एक रूपता लाना पड़ेगी। जब हम उनमें एक रूपता लाएंगे तभी हम कुछ अच्छा जो है वो कर पाएंगे। तो इस दिशा में कई बार जो है वो अगर कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन हम बार बार एक ही चीज जानते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना या ना करना जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, राज्य। तो कोई राज्य चाहे तो वो इसको जो है वो लागू कर दे, और कोई जो है वो राज्य ना चाहे तो ना लागू करे। ये तो राज्य की इच्छा के ऊपर जो है वो कि भैया मेरे को नहीं जो है वो लागू करना, क्या कर दो। तो जैसे अभी अगर कहा जाए कि आप अगर गोवा चले जाए, पूरी रूप से तो लागू नहीं है, लेकिन गोवा ने पार्शली जो है वो अगर कहा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया, ठीक है, क्योंकि गोवा के अंदर ये ध्यान रखिए, गोवा में क्या है, जो फैमिली लॉ है वो कॉमन है। तो पूछेगा कि क्या है, वहां पर जो फैमिली लॉ बनाए गए, ठीक है, वो उन्होंने जो है वो जेंडर, कास्ट और रिलीजन के हिसाब से क्या कर दिए, एक लॉ बना दिया है, यानी जो है गोवा के रहने वाले हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। और ये यहाँ पर, और इसमें जो है वो 3 चीजें, मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन, वहां गोवा में ये पार्शली अगर कहा जाए। अब ऐसा अगर कहा जाए कि कोई राज्य चाहे तो कर सकता है और कोई राज्य चाहे तो भी कर सकता है। हालांकि सरकार को लगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मान ली क्या है, कठिन, इसलिए कई ऐसे कानून बनाए गए जो इस अड़चन को भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इन अड़चनों को खत्म करने में एक कानून आपको याद रखना है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सुना होगा आपने, विशेष विवाह अधिनियम, कि नहीं सुना? यस सर। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है जाति, धर्म, संप्रदाय की। ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी जाति का पुरुष महिला, धर्म का पुरुष महिला, कोई भी यहाँ पर अगर कहा है तो एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, विशेष विवाह। और ये बकायदा, ठीक है, रजिस्टर्ड मैरिज होती है इसमें, जो हमारे, ठीक है, जैसे कहा जाए कि विवाह, जैसे हिंदू धर्म में कहा जाए विवाह अपने आप में एक, ठीक है, संस्कार है, उसके कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। इस्लाम में अगर कहा जाए तो विवाह को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो उसके भी अपने कुछ सिद्धांत हैं, उसके भी अपने कुछ अनुष्ठान है, वो एक प्रक्रिया होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो पिक्चर में नहीं देखते तुम लोग, कई बार देखा हो कि वो 2 हीरो हीरोइन जाते हैं कोर्ट में, जो है वो सामने शादी करते हैं, माला लेके जाते हैं, पहनाते हैं, निकल लेते हैं, वैसे ही कुछ जो है वो इसमें। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमको जो है वो जरूरत है। अभी ध्यान से समझो, मैं अलग से आपको कुछ केस स्टडी पढ़ाऊंगा, ये इनको मैं अभी यहाँ नहीं डाल रहा क्योंकि मैं पहले पूरा ये पढ़ा, ये केस स्टडी पढ़ाऊंगा आपको, चंपाकम, दोराई राजन बाग, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनरवा मिल, ठीक है, ये सब जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो शाहबानो, लेकिन फिर भी शाहबानो केस को थोड़ा सा 2 लाइन के लिए मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और ये चूंकि शाहबानो जो केस है वो हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा, इसीलिए आपको कम से कम थोड़ा सा शाहबानो केस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो अच्छा, थोड़ा बहुत तो हालांकि
इस क्लास में जो है वो सबने जो है वो सुन रखा हो। साहबानो केस हमें दो चीज सिखाता है। पहला, ये उस केस से पहले तो समझेंगे वो केस क्या है। उसमें एक मुस्लिम महिला के द्वारा जो है वो केस लगाया गया था। इंदौर से वो केस लगा था और इंदौर में आपको मालूम होगा कि बेंच है किसकी, आपकी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, वहां से जो है वो ये केस। और इस केस में ये कहा गया कि उस महिला को जो है वो गुजारा भत्ता, यानी जो है भरण पोषण, गुजारा भत्ता है भरण पोषण के लिए जो है भत्ता दिया गया। और ये केस आगे जाते जाते जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चला। न्यायालय ने भी सरकार से कहा कि भाई आप भी कुछ प्रावधान करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। ऐसे कानून क्या काम के जो किसी एक धर्म को जो है वो अलग से देख रहे हो, दूसरे को अलग से देख रहे हो। कुछ ना कुछ तो जो है वो काम करो। तो अब चूंकि अगर कानून बना देते तो सीधी सी बात है, आपको मालूम होगा कि सरकार के लिए तो घातक सिद्ध हो जाता, क्योंकि सरकार हमेशा कोई भी काम ऐसा नहीं करती जो किसी धर्म को नाराज कर दे, किसी समुदाय को जो है वो नाराज करने से करती। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं किया उस साहबानो केस। अब आपको यहाँ एक अच्छी चीज जो इससे मिलेगी पूरी कहानी में, कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पार्लियामेंट मानने के लिए बाध्य नहीं, पार्लियामेंट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट भी मानने के लिए बाध्य। यानी हमने दोनों के बीच का क्या इस्तेमाल किया है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो पैक है इस देश का। जैसे अगर कहा जाए, अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उठा ले तो सब पत्थर की लकीर है, वहां पर किसका डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का। वहां पर जुडिशियरी को ही सुप्रीमेसी पे रखा गया। ब्रिटेन में किसको सुप्रीमेसी में रखा गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद, क्योंकि संसद के डिसीजंस को आप कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते। संसद ने कह दिया तो कह दिया खत्म। और हमारे यहाँ क्या करा हमने, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कई बार संसद, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक, इसको अपन दोनों तरीके से देखते हैं। संसद ने कहा कि कानून बनाओ, सरकार ने नहीं सुनी, यानी जुडिशियरी के डिसीजन को सरकार ने नहीं माना। दूसरा, संसद ने एक कानून बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, याद करो अभी कुछ साल पहले एनजेसी यहाँ पर। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शीतल बेटा कैमरा बंद, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो, कोई जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसका बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल यहाँ पर। तो हमारे यहाँ जो है वो दोनों के बीच में जो है वो संतुलन को अपनाने की जो है वो कोशिश की गई, ये आपको याद। तो अब आपको इसमें तीन चार चीजें बेसिक, मतलब साहबानो केस पूरा आपको याद नहीं रखना, दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ जो याद रखना है। वो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कि जो साहबानो केस था, ठीक है, वो पूरा केस क्या था, तो उसका जो केस का नाम था वो था मोहम्मद अहमद खान, पूरा आप लोग लिखना ना, अहमद खान वर्सेस शाहबानो बानो केस। ये आपको याद। मेनली जो केस कहां से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी अगर कहा जाए कि कहां से थी वो साहबानो, इंदौर, ये आपको जो है वो याद है। और केस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना जो है वो डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन कब दिया था, अगर कहा जाए कि 1985 में, ये अप्रैल 1985 का मंथ था। सरकार को क्या कहा, क्या बनाओ इसके ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम करो, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए, ये यहाँ कभी फुर्सत में अपन, चूंकि अभी चूंकि समय का अभाव रहता है, तुम लोगों की जो ये क्रैश कोर्स वाली क्लास है, तो किस दिन तुमको जो है वो इद्दत के बारे में जो है वो पढ़ाएंगे, तो उससे तुमको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे वो उसमें इद्दत में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या रहता है उसमें। सुप्रीम कोर्ट में गया, अब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आनन फानन में उसी के बाद, इस डिसीजन के बाद, सरकार ने 1986 में मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या कर दिया, ठीक है, बदलाव कर दिया, ठीक है। इद्दत, इद्दत का मतलब समझते हो, इद्दत क्या चीज होती है इस्लाम में? नो सर, नहीं समझते। एक्चुअल इस्लाम में क्या होता है कि जैसे सपोज मान के चलिए कोई महिला है, उसका डिवोर्स हो गया उसके हस्बैंड के साथ, या सपोज मान के चलिए कि उसके हस्बैंड की डेथ हो, तो एक्चुअल क्या होता है कि जैसे उसका डिवोर्स हुआ, और डिवोर्स के बाद अगर मान के चलिए उसकी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं,
तो वो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है जिसमें वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करते। उस टाइम पीरियड को ही जो है वो, ठीक है, इद्दत के नाम से जो है, उस जो समय है उसको इद्दत कहा। उस समय उसका जो है वो गुजारा कैसे होगा, भरण पोषण कैसे होगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। जैसे एक्स महिला है, उसका आज तलाक हो गया और उसके बाद एक इद्दत की जो है वो अवधि है, इस दौरान वो दूसरे व्यक्ति से निकाह नहीं कर सकते, और इस अवधि के दौरान उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न। क्या होगा ये चीजें, तो ये सब मुद्दे थे जिनको लेकर ये वहां पर गया, न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो है वो वर्डिक्ट दिया, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसने जो है वो बकायदा जो है वो एक अलग से जो है वो एक्ट लेकर आ गई, और वो था मुस्लिम पर्सनल मतलब मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये उन्होंने जो है वो इसको लेकर आ गए, और इसमें जो है वो प्रावधान कर दिया इद्दत वगैरह की भी अवधि शायद 90 डेज वगैरह करी थी, मुझे एग्जैक्टली याद। तो ये जो केस था, और इसके बाद ये मुद्दा जो है वो चलता रहा, और आज भी जो है वो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। हालांकि 3 तलाक जैसे मुद्दों ने कुछ थोड़ा सा जो है वो बदलाव तो किया, लेकिन पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि अभी बदलाव में बहुत समय बचा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो फिर वो जो है वो अगर कहा जाए कि आपको जो गोवा का कोड है उसी की तरह कोड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब अगले पर आ जाते हैं। आर्टिकल 45 कह रहा है कि आप बालकों के लिए निशुल्क जो है वो शिक्षा की बात रखें। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेंगे, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 ईयर एज ग्रुप। लेकिन ज्यादातर राज्य इसको ठीक से कर भी नहीं पाए, इसलिए आज इसकी महत्वता को खत्म कर दिया गया। अब इसकी जगह बकायदा क्या करा गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 21 की आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया वर्ष 2002। 86वां संविधान संशोधन लेकर आए। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो साफ है कि 6 to 14 ईयर एज ग्रुप जो बच्चा होगा उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। फ्री भी मिलेगी, कंपलसरी भी मिलेगी, मुफ्त तो मिल रही है, अनिवार्य भी जो है वो मिलना। तो अब यहाँ राज्य जब प्रयास नहीं कर पाए फिर हमने किया, और शायद आप बहुत अच्छे से जानते हो, इससे ज्यादा हमारे लिए कई बार शर्मिंदगी भी है कि एक देश जो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में टॉप लीडिंग कंट्रीज में गिना जाता है हर सेक्टर में, आज हम अगर कहा जाए, अभी कल परसों में पढ़ रहा था, दुनिया की जो टॉप आईटी कंपनीज उसमें 5 इंडियन कंपनी, आपने देखा वो शायद कल दैनिक भास्कर में आया, किसी ने पढ़ा हो आर्टिकल, टॉप जो आईटी कंपनीज उनमें 5 आईटी कंपनीज के नाम इंडियन थे। एचसीएल थी उसमें, इन्फोसिस थी, टीसीएस थी उसमें, देखिए कभी आप, मिल जाएगा। लेकिन आज भी हम 100% लिटरेट नहीं, सबसे बड़ी बात 100% साक्षरता नहीं, मध्य प्रदेश की भी तो 70% के आसपास। तो कई चीजें हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती। ओवरऑल आर्टिकल 46, तो ध्यान रखिएगा जितनी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अगर कहा जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर लेकिन ओबीसी नहीं लिखा मिलेगा इंग्लिश में ना, यहाँ पर ये जो अन्य दुर्बल वर्ग है इसको आप बोल सकते हो ओबीसी या थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये ओबीसी वर्ड मत पढ़ लेना, इसको बोलते हैं अदर वीकर सेक्शन। तो जो भी और समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ के लिए राज्य जो है वो प्रयास करेंगे। ध्यान समझना, यानी टेक्निकली अगर कहा जाए कि वो किसकी बात कर रहा है, 46 में 2 चीजों की बात कर रहा है। फर्स्ट इज एजुकेशनल राइट की बात कर रहा है, और दूसरा उनके अर्थ संबंध, आर्थिक हितों से संबंधित जो है वो बात कर रहा है। उसके लिए राज्य क्या करेगा, प्रावधान करेगा। तो 3 वर्ग, लेकिन तीसरा जो है वो अन्य दुर्बल, अदर वीकर सेक्शन वर्ड में सब कुछ आ गया। हम जब वीकर सेक्शन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी परिभाषा करना जो है वो बड़ी कठिन है। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी उनके आर्थिक हितों का क्या करना पड़ेगा, आपको संरक्षण करना पड़ेगा, और ठीक है उनके शैक्षणिक जो है वो अधिकारों का भी आपको संरक्षण करना पड़ेगा। तो जो रिजर्वेशंस हम लोग देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के
पार्ट 3 में भी प्रोविजन है उसके लिए, ध्यान रखिए। आर्टिकल आप अगर SC/ST रिजर्वेशन पढ़ते ना तो 15 और 16 क्लॉज 4 पढ़िए, आज ही आया है पेपर में, दैनिक भास्कर में आज आया है कि मुख्यमंत्री जी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें जो है वो 2023 के चुनाव में जो है ट्राइब्स का हमारे यहाँ अच्छा खासा 20% के आसपास जो है वो वेटेज है। उस पर एक आर्टिकल आया पूरा, तो उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर कितनी SC और ST के लिए क्या क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है किसी ने? तो फिर पेपर तो पढ़ते नहीं है ना, अच्छी बात तो यही है तुम लोग कि नहीं देखा सर देखा है सर, उसमें पॉपुलेशन भी दी है, सबसे ज्यादा समुदाय कौन सा है, क्या है। good. तो वो जो है ना उसमें लिखा भी, उधर भी है आर्टिकल 15-16 में, और इधर भी जो है वो उन्होंने 46 में जो है वो इसके लिए जो है वो बात रखी कि राज्य का ये दायित्व होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, अदर वीकर सेक्शन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं, ठीक है। अन्य जो है वो अगर कहा जाए कमजोर वर्गों के लिए, वो उनके आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए राज्य जो है वो काम करेगा। तो इसके लिए जितनी पॉलिसीज अभी SC ST OBC के लिए पॉलिसीज बन रही वो सब, तो जैसे ऐसे समझ, मान के चलिए मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में अलग से प्रतिनिधित्व देती है, या अभी मान के चलिए जो लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, या अगर हम बात करें कि और थोड़ा जाएं कि जैसे सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा SC ST अदर बैकवर्ड क्लास के लिए फ्री कोचिंग स्कीम्स चलती हैं, देखे होंगे, सुना होगा, ठीक है। कई जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो फ्री कोचिंग स्कीम चलती है। सब 46 आर्टिकल के तहत ही चलाई रही राज्य से, थोड़ी कि राज मन से चला, उससे उम्मीद की गई कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ या मेन स्ट्रीम में जो है वो जोड़, तो उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए ही वो ये स्कीम जो है वो चला रही। ये भी एक अपने लिए आर्टिकल काम करे। क्लियर आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं? यानी 46 में क्या लिखा हुआ है? यस सर। अब 47 बड़ा सरल सा है। 47 के 4 आधार, 4 आधार। पहला आधार हम देखें, एक एक आधार को समझेंगे। पहला है कि हमको पोषण स्तर को बेहतर बनाना है, यानी जो न्यूट्रिशन है उसको बेहतर करना है। तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश सरकार में एक स्कीम चलती है ICDS, सुना है? समेकित बाल विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कब शुरू हुई? 1975 में। चलो जिनने ये ना सुना हो, एक शब्द सुना होगा, आंगन बाड़ी, है ना? तो ये आंगनबाड़ी, या जिन्होंने ये भी ना सुना हो तो एक पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चलता है, सप्लीमेंट्री फूड प्रोग्राम। ये सब जो है वो पोषण स्तर को क्या करेंगे? बेहतर करेंगे। गर्भवती, ठीक है, माताओं के, या अगर कहा जाए जो धात्री माताएं, इसमें किसके, इसके लिए हम लोग इस चला रहे हैं स्कीम, गर्भवतियों के लिए। यहाँ पर जो लैक्टिक मदर होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, धात्री माता, लैक्टिक मदर, किशोरियों के लिए, और 0 to 5 ईयर के बच्चों के, इनके लिए जो स्कीम चल रही है उनका पोषण आहार को हम बेहतर करने के लिए प्रयास करें। लेकिन हम अभी भी पूरी तरीके से सफल इसमें नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कितना हो गया है, 46। दूसरा, आज भी हिंदुस्तान में जब हम कुपोषण की बात करते हैं, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होने वाले जितनी भी डिजीज होती हैं, हीनता जन्य रोग जिनको कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे मरास्मस, क्वार्सियोरकस, नेक्टोलोपिया, रिकेट्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत होती। तो राज्य प्रयास कर रहा है, इसमें दो राय की बात, लेकिन इसमें भी अभी भी और ज्यादा, अभी कहते हैं ना कि राहें बहुत बाकी है। तो हम पोषण स्तर से उनके जीवन स्तर को, लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश करें। तो मध्य प्रदेश सरकार में कभी आपको देखना हो तो ICDS की जितनी स्कीम चल रही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 मिनट के लिए इसी के ऊपर। तो ये अपन यहाँ इसी के ऊपर चलेगा, ICDS MP, ये जितनी स्कीम चल रही है ये एक ही आर्टिकल के तहत चल रही है। ये जो MP गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इसमें आप जितनी स्कीम्स को पढ़ेंगे पोषण आहार से संबंधित, वो सब इसी के तहत जो है वो चल रही है। यहाँ पर ये दिख रही होंगी यहाँ पर,
अटल बिहारी बाल आरोग्य पोषण मिशन, ठीक है, मुख्यमंत्री में जो है वो अगर कहा जाए कि लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं इन्हीं से जो है वो जुड़ी, ठीक है। पोषण आहार से संबंधित योजना, ऐसा नहीं कि केवल अकेले राज्य कर रहे हैं। मैंने बार बार आपको क्या बोला कि वेलफेयर स्टेट की अप्रोच केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, वो संपूर्ण भारत तक सीमित है। कई योजनाएं भारत सरकार भी चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, भारत सरकार की योजना, आपको दिख रही है ना, ये कोई मध्य प्रदेश सरकार की योजना थोड़ी है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये योजनाएं जो है वो कैसे चल रही, क्या इसके लिए कुछ जगह है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि हमारा संविधान बोलता है और संविधान का पार्ट 4 का डीपीएस भी बोलता है कि हम उनके पोषण आहार के स्तर को बेहतर करेंगे, जिससे उनका जीवन जो है वो स्तर जो है वो बेहतर हो जाए, उनका पब्लिक हेल्थ क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। ये पहला। दूसरा, वो ये बोल रहा है, ये पहला आ गया, मतलब इसके 4 पॉइंट मुझे जो बताना है उसमें भी पहला हो गया, क्या पोषण आहार को लेकर आएंगे और लोक स्वास्थ्य को सुधार करेंगे। तो जितनी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स मध्य प्रदेश सरकार की चल रही, पब्लिक, अभी कोविड में जितनी स्कीम चली, आपने देखा होगा कोविड में लोग हॉस्पिटलाइज हुए तो सरकार फ्री हॉस्पिटलाइजेशन की भी सुविधा थी, सुना ही होगा आप लोग। कोई पूछे कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ, क्या कोई प्रक्रिया है, कोई कानूनी है, तो हाँ, हमारा राइट है भाई, ठीक है। आर्टिकल 47 में लिखा है कि हमारे लिए लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राज्य काम करेगा यहाँ पर, तो उसके तहत हमको मिल रहा है। ये दूसरा अपने को पता होना चाहिए, यानी राज्य सरकार की जितनी हेल्थ सर्विसेज चल रही हैं वो आर्टिकल 47 के अंदर कहीं ना कहीं समाहित हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप फंडामेंटल में राइट में जाओगे तो आर्टिकल 21 के अंदर चलेगी। और टेक्निकली अगर स्टेट खेलना चाहते मध्य प्रदेश तो 47 के अंदर पूरी स्कीम एंटर होगी। दूसरा आ रहा है, उसी के अंदर कहा जाए विशिष्टता मादक द्रव्य। अब मादक द्रव्य का मतलब होता है जितना भी जो लिकर्स होते हैं, जो टॉक्सिक्स चीजें होती हैं, उनको राज्य सरकार क्या करे, कोशिश करे प्रोहिबिटेड करने, प्रतिबंधित करने के लिए। दोनों करते हैं, राज्य भी करता है, केंद्र सरकार भी करता है। तो आपने देखा होगा केंद्र सरकार, आपने कभी कोई पिक्चर देखी होगी तो धूम्रपान पड़ेगा भारी, पिक्चर में हॉल में जाते हो, ओटीटी को छोड़ दो तो उसमें बकायदा एक वार्निंग चलती है नीचे, देखा, ठीक है। शराब, अगर कोई शराब का कोई सीन आ जाता है तो उसमें नीचे लिखा था, ठीक है, मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वो एक आता मुकेश नहीं रहा। ठीक है, 2 चूड़ी बेचने वाला वो जो है क्या डालता है, हालांकि हम समझ नहीं पाते ना इनके बारे, लिखा तो होता है ये सब कुछ, लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसे ही राज्य सरकारें काम करती हैं। तो कई राज्य सरकारों ने, आपने ध्यान से देखा होगा, कई राज्य सरकारों ने क्या करा, शराब को प्रतिबंधित कर दिया। कई राज्य सरकारों ने तंबाकू उत्पादों को बेचने पर जो है वो क्या कर दिया, प्रतिबंध जो है वो लगा दिया। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में जो है वो अगर कहा जाए कि शराब जो या लिकर जो है वो या उत्पाद जो है वो प्रतिबंधित यहाँ पर। तो इस तरह से अभी आपने देखा होगा कि हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो उमा भारती, वो भी प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में शराब क्या हो जाए, बंद हो जाए। देखा होगा ना, अभी कुछ दिन पहले वो एक्टिव मोड में थी, सीन काफी चला था। सर प्रोहिबिटेड तो कर देते हैं पर मिल तो जाती है, पर वही डबल ट्रिपल रेट पे वो देखो वो है ना, वो बात अपने को नहीं, प्रयास पहले प्रयास तो करें, वो मिलना नहीं मिलना तो वो बात की बात है, ठीक है। मतलब प्रयास पहले हमको प्रयास करने पे बात, वो तो बात के चैलेंजेस हैं कि जो उसके, देखो लूप्स जो है, ध्यान समझो, आपने घर में छत से नीचे तक पाइपलाइन डाल दी, अब पाइपलाइन डाली नहीं, पहले गिरने के साहब इसमें रिसाव होगा, फलाना नल जो है वो चूने लगेगा, इसमें से पानी गिरेगा, दुनिया भर के नाटक नौटंकी पहले ही समझा दी हमको। हमारे वो काम की थोड़ी भैया, पहले आपने पाइपलाइन डाली, फिर आपने जो है वो पानी आना शुरू किया, फिर आपको लगा नहीं यार ये पाइप में 4 जगह से रिसाव, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे ना। तो वो तो बात के चरण है, पहले प्रतिबंध तो हो, फिर तो बात के चरणों में काम होना शुरू होगा, अभी थोड़ी है यहाँ। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि मादक पे हानिकारक औषधियां, ठीक है, यहाँ उनके ऊपर राज्य क्या करे, जो है वो प्रतिबंध लगाए। लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको टेक्निकली पढ़ें और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में पढ़वाता हूँ, जिससे आपकी को समझ पड़े कि छोटे छोटे से वर्ड में बहुत सारे मीनिंग जो है वो यहाँ पर अगर कहा जाए छुपे हुए। यहाँ से पढ़ो बेटा, पारुल। The state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes. अब यहाँ लाइन, एक सेकंड बेटा, अब यहाँ लाइन समझ पड़ी, वो प्रतिबंध तो लगाए लेकिन उस ड्रग्स के ऊपर ना लगाए जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, दवाई Medicinal बना दवा बना, है ना। हाँ, आगे बढ़ो।
medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. ठीक है, और ऐसा लगा कि जैसे पार्लियामेंट ने वही वार्निंग पढ़ दी जो कोई पिक्चर चालू होने से पहले आती है। देखा होगा ऐसी एक वार्निंग आती है। यस सर। ठीक है, तो सेम कहानी है। एक्चुअल क्या होता है ना, जो ड्रग्स होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जब ये इतनी ज्यादा नुकसानदायक है तो हम लोग इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते। तो आपको मालूम होगा जैसे अफीम है, अफीम बहुत सारे ड्रग्स में इस्तेमाल होती है, बहुत सारी हमारी जो औषधियां होती हैं, मेडिसिन होती है, उसमें अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एल्कलाइड प्लांट, अफीम से जो एल्कलाइड निकलता है, वो प्लांट हमारे पास मध्य प्रदेश में ही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्लांट है। वो भी अजीबोगरीब कहानी। बच्चे को अगर बोल दो कि ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, उसका दिमाग ही खराब हो जाए, क्या बात कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन कैसे आए, पैसा तो उसी से आ रहा है। तो ऐसे सभी औषधियां जिनका इस्तेमाल ड्रग्स वगैरह में या मेडिसिन बनाने में किया जाता है, ड्रग्स का मतलब हिंदी में तो ड्रग्स ही होता है, मेडिसिन, उनको छोड़कर बाकी के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। कौन सी ड्रग्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक टाइप करना है एमपी नारकोटिक्स ब्यूरो। ठीक है, एक वेबसाइट टाइप करिएगा एमपी नारकोटिक्स ब्यूरो, उसके ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें आपको वो ड्रग्स के नाम मिलेंगे, सिंथेटिक ड्रग्स, और अगर कहा जाए जो नेचुरल ड्रग्स, जो प्रोहिबिटेड हैं, जिन्हें रखना, जिनका उपयोग करना घातक हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। अभी 1 तो 2 साल कोविड में खूब चर्चा में रही, जिसका नाम था मारिजुआना, यानी कि गांजा, सुना ही होगा, गांजा बहुत चर्चा में रहा वो। तो इसके ऊपर भी राज्य को जो है वो, लेकिन मैंने क्या कहा कि हर राज्य इसके ऊपर क्या करेगी, अलग अलग पॉलिसी। हर राज्य का नार्कोटिक ब्यूरो क्या करेगा, अलग काम करेगा। मध्य प्रदेश नार्कोटिक ब्यूरो अलग है, दिखा देता हूं मैं आपको मध्य प्रदेश नार्कोटिक ब्यूरो की भी वेबसाइट, एक सेकंड, 1 मिनट होल्ड करना बस, है ना, एमपी नार्कोटिक ब्यूरो भी दिखा दूं। एमपी नार्कोटिक्स जो है वो तो यहाँ एक सेकंड, ये बस खुली है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं, आपको नहीं दिख रही है क्या? नो सर। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस में आपको दिख रहा होगा, एमपी पुलिस का ही वेबसाइट है यहाँ पर, इसमें एक एमपी नार्कोटिक विंग्स है, ये आप अच्छे से खुद भी पढ़िएगा। इसकी एक अच्छी खासियत ये है कि इसमें आपको टाइप ऑफ ड्रग्स मिलेंगे। इसमें बताया गया है कि भाई जो ड्रग्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उनको उन्होंने क्लासिफाई किया कि भाई कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हमारे लिए जो है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। और इससे लास्ट ईयर एक एमपीपीएससी में जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 3 तरह की ड्रग्स क्लासिफाई करी है उन्होंने। पहली है नेचुरल, यानी प्रकृति से मिलती है, जैसे अफीम ले लीजिए। दूसरी सेमी सिंथेटिक, मतलब वो प्रकृति से मिली ड्रग्स को ही सिंथेटिक तरीके से हम बना रहे हैं उसी का इस्तेमाल करके, जैसे हेरोइन। ठीक है, या अगर कहा जाए कि जो पूरी तरीके से किसी सिंथेटिक पदार्थ से प्राप्त की जाती है, जैसे मैंड्रेक्स। तो ये ड्रग्स जो हैं, और इनमें कुछ तो बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं, इनके सेवन से हमको जीवन में हमेशा बचना चाहिए। भगवान ना करे कि कभी कोई ड्रग्स ले, क्योंकि शुरुआत में ये जरूर आनंद देती हैं लेकिन जीवन को तबाही करती है। तो जैसे LSD अभी आपने देखा होगा, बड़ी खतरनाक ड्रग्स है जो दुनिया भर में इस समय जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और यंग लोग भी इसको जो है वो, स्टूडेंट्स वगैरह भी इसका इस्तेमाल जो है वो करने लगे हैं। और ये हमारे शरीर के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा घातक है। LSD तो बहुत बहुत ज्यादा जो है वो घातक होता है, ये आपको याद रखना। LSD समझता है कोई यहाँ पर अगर कहा जाए? सुना है LSD? लिसर्जिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तो कभी आप LSD को पढ़ेंगे, ये सिंथेटिक है यहाँ पर, हालांकि ये टेक्निकली कहा जाए तो ये सेमी सिंथेटिक ड्रग में आती है। LSD कोई पूछेगा किस में आती है, सेमी जो है वो अगर कहा जाए सिंथेटिक जो है वो ड्रग्स के अंतर्गत आती है। वो ऐसे छोटे छोटे उसमें मिलती है, ऐसे रख के उपयोग कर लेते हैं, बहुत खतरनाक। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं, सरकार भी प्रयास कर रही है। तो ले देकर हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल, यानी ये जो नार्कोटिक ब्यूरो भी काम कर रहा है, इसका उद्देश्य है कि आर्टिकल 47 के तहत हम वेलफेयर स्टेट को कैसे जो है वो लेकर आए। अगले पर आ जाते हैं, 48 बस हो ही गया। अब 48 जो है वो हमको कह रहा है
ये ड्रग, वो जो वेबसाइट बताइए वो क्लास खत्म होने के बाद याद दिलाना, जिनको ना मिले मैं लिंक शेयर करूंगा, तो ड्रग्स के नाम लिख के रखना उसमें, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है। अभी उसी से एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले पीएससी में, ये किस तरह की ड्रग्स, ठीक है, और सभी बहुत हद तक, हाँ ये सर अफीम के बारे में आया था। है ना, वो उसी में से पूछा गया था, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन। तो जो अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात करी, एक ही आपको याद रखना। आज भारत सरकार में आपने देखा होगा गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए काम चल रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का नाम सुना है? यस सर। नस्ल सुधार कर रहे हैं। गांव में आपने देखा होगा नस्ल सुधारने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल होता है, आईयूआई तकनीक से जो है वो कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, सुना है? लास्ट में याद दिलाना, दिखा भी देंगे आपको आईयूआई तकनीक कैसे काम करती है। तो हम गोवंशीय पशुओं की क्या करें, नस्ल सुधारें पहले। दूसरा हम क्या करें कि उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करें। ये गांधीयन प्रिंसिपल के रूप में जो है वो दिख रहा है। अलग अलग राज्यों ने इसके ऊपर काम किया, मध्य प्रदेश ने भी इसके ऊपर काम किया, और मध्य प्रदेश ने 2004 में बकायदा जो है वो ये एक्ट जो है वो पास कर दिया, यहाँ जो आपको दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश का ये एक्ट है जो मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, जिसके तहत गोवंशीय पशु को अगर का कोई वध करता है तो वो एक ऑफेंस होगा और उसमें जो है वो सजा के प्रावधान उसमें रखेगा। ये आपको दिख रहा है। किसी भी गोवंशीय पशु को मारना, चोट पहुंचाना इसके अंतर्गत। और यहाँ गोवंश में क्या आ रहा है, गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े, जो वहां पर भी ये लिखे हुए, गाय, सांड, बैल, गाय के बछड़े, इनको जो है वो इसके अंदर जो है वो आ गया। क्लियर है? और प्रतिषेध है, प्रतिषेध का मतलब इसमें सजा के भी प्रावधान है, उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करने पर भी प्रावधान है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई ले जा रहा है उसमें भी जो है वो प्रावधान जो है वो किया है। बट ऐसा सभी राज्यों ने नहीं किया। हर राज्य के लिए तो संभव नहीं कि हर राज्य जो है उसमें कानून बना, पर हमने जो है बनाया। तो नस्ल सुधारने के लिए भी राज्य काम कर रहा है, हम भी आईयूआई के लिए से जो है वो कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के लिए पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रही है, ठीक है, कानून बनाया हमने इस तरह से। सेम कृषि और पशुपालन के बाद हमने एक आर्टिकल और जोड़ा 48A, ये जो दिख रहा 3 नंबर, ये भी 47, ये मतलब 42वें संविधान संशोधन से डीपीएसपी में बहुत आर्टिकल जुड़े। इसमें हमने कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, उसके कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। हर राज्य इसके ऊपर प्रयास कर रहा है, लॉ बना रहा है, हर राज्य प्रयास कर रहा है और केंद्र भी कर रहा है। तो केंद्र ने कई प्रयास किए, देखा होगा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, फिर उसके जस्ट बाद 1986 में जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, फिर जस्ट उसके बाद 2002 में जो है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट को जो है वो बनाया, 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दिया, अभी 2010 में आपका, ठीक है, एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुना होगा आपने, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया, एनजीटी जो है वो एक्ट जो है वो बना दिया। तो ले देकर केंद्र भी काम कर रहा है और राज्य भी काम कर रहा है। हालांकि राज्य के बहुत ज्यादा बड़े कोई इस पे अधिनियम तो नहीं सुनने कि मध्य प्रदेश सरकार की कोई अधिनियम है, लेकिन केंद्र के अधिनियम है। तो इस तरह से हमें वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, उसका कंजर्वेशन करना है, उसके लिए बाद में हमने आर्टिकल को जोड़ा इसमें। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि यार ये 48A के तहत तो ज्यादातर जो लॉ है वो, उस पे कानून किसने बनाया, पार्लियामेंट नहीं बनाया। तो आप में से जिनको नहीं मालूम हो वो भी याद रखिएगा, जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ बर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये पहले जो है वो स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये कहाँ ट्रांसफर किया गया, यहाँ से उठा कंकर्ड लिस्ट, संवर्ती सूची का विषय बन गया। सुना है संवर्ती सूची, सुनी होगी ना, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों, यानी मतलब संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो ये एक जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। देखो स्मारक 2 तरह के महत्व होते हैं, एक स्थानीय स्मारक होते हैं, स्थानीय महत्व के, तो हमारे मध्य प्रदेश में तो हजारों हैं, और एक होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले होंगे उनमें तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसके ऊपर बकायदा एएसआई का काम चलता है। तो आपने कभी ध्यान से देखिए, अगर आप सांची घूमने जाओ तो आपको पर्ची काय की मिलेगी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मिलेगी। मांडू चले जाओ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पर्ची मिलेगी।
खुजराव चले जाओ एएसआई की पर्ची मिलेगी, लेकिन आप ताजुल मस्जिद चले जाओ तो एएसआई की मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो दोनों बातें यहाँ पर अलग अलग हैं कि एक स्मारक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व है, उस पर संसद समय समय पर विधि बनाती है, बकायदा इसके लिए 1861 से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काम कर रहा है, और संसद जो है विधि बनाकर उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित भी कर सकती है। तो कभी आपने देखा होगा कि एएसआई के बोर्ड लगे रहते हैं नीले कलर के, किसी जब जाइएगा मॉन्यूमेंट को देखने, अगर वहां नीला कलर का एक बोर्ड लगा है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित, तो नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो उसके लिए भी जो है वो प्रयास करें राज्य, और राज्य प्रयास कर रहे हैं। और राज्य का प्रयास का मतलब है ये कि हमारे जो धरोहर हैं, संसाधन है, स्मारक है, उनको संरक्षित करना चाहिए, पर राज्य से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल। ठीक है, हमारी मतलब आम आदमी। कभी ध्यान से देखा किसी किले पर, दुर्ग पर, महल में जाते हो प्राचीन या मध्यकाल के, कितना गोदा हुआ होता है उसको। कई का तो बस नहीं चलता, नहीं तो पेंटर का डब्बा लेकर भी जाते हैं, कई तो वहां नाम लिख के आते हैं, देखे होंगे ना, वहां पर चौक से और क्या गेरू से, और कई बार तो पेंट का डब्बा ले जाते हैं साहब, प्यार सफल हो ना हो, लेकिन ये जो है वो पत्थर की लकीर बना के जाना है, मतलब हम रहे ना रहे, हमारे पास 100 साल तक ये रहे। तो उसमें हमारी भी हमको जिम्मेदारी तय करना आना चाहिए कि हमारे धरोहर का संरक्षण हम स्वयं भी करें। ओवरऑल अगला है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेटिव को जुडिशरी से अलग करना पड़ेगा। तो एजुकेटिव को जुडिशरी से अलग करने का सबसे अच्छा एग्जांपल आप खुद हो इस समय। आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा अगर आप पीएससी सेलेक्ट हो गए तो आप क्या बनोगे? मेनली जो पोस्ट आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? ठीक है, वो मिलेगी डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर जो पोस्ट है, ध्यान रखिए, वो एजुकेटिव पोस्ट है, कार्यपालिका वाली। लेकिन एजुकेटिव पोस्ट के साथ जो है वो डिप्टी कलेक्टर से जब आप एसडीएम बनोगे तो आपको एक और चीज मिलेगी, जुडिशरी पावर भी कुछ मिलेगी, तो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट बन जाओगे। तो जो सीआरपीसी आई ना 1973 में, ध्यान रखिए, 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता जो लाई गई थी, उसका उद्देश्य था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी सेपरेशन ऑफ एजुकेटिव टू जुडिशरी जो है वो किया जाए। क्योंकि कार्यपालिका अगर न्यायपालिका के कामों में या न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करेगी तो उस पर काम नहीं चलेगा। तो 1973 की सीआरपीसी के तहत, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी टू एजुकेटिव के लिए प्रोविजन किया गया, और इसी के तहत पहली बार मजिस्ट्रेट जो वर्ड है, आप जितना भी आपने एसडीएम एजुकेटिव मजिस्ट्रेट शब्द सुने होंगे, ये सीआरपीसी के पहले एजुकेटिव मजिस्ट्रेट जैसी कोई कंसेप्ट नहीं। ध्यान रखिए, ये सीआरपीसी जब आया तो उसमें सीआरपीसी में एजुकेटिव, आपको ये मालूम होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रोविजन, अगर कोई पूछे मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के लिए कहाँ प्रावधान है, तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रावधान है। आप आर्टिकल 17, 18, 19, 20 सेक्शन उसका पढ़ो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एडीएम, इनके सबके लिए प्रोविजन यहाँ पर। और अगर आप कहो कि एसडीएम बनना है तो एसडीएम या एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, तो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के लिए जो है वो कहाँ या जो है वो प्रोविजन, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सीआरपीसी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये जो है वो उसके लिए जो है वो प्रोविजन किया। आ गया कार्यपालिका का मतलब जो है वो न्यायपालिका से जो है पृथककरण। अभी रुक रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो तुरंत देते में। अब आखिरी आर्टिकल की ओर बढ़ रहे होंगे। सर इसका प्रावधान केवल यहीं पर है पूरे संविधान में? हाँ, मेनली तो यही आर्टिकल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन आर्टिकल है वो तो यही है, इसी में इसको जो है वो लिखा गया है, क्योंकि इसमें राज्य के दायित्व सुनिश्चित किए हैं। स्टेट्स, हर राज्य अपने स्तर पर जो है वो अगर कहा जाए कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए जो है वो प्रयास करें। अब 51 आखिरी आर्टिकल है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे, जैसे केरल चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गोवा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, ये सब राज्य हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को ये ना बढ़ा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विवाद किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय विवाद देश से जुड़ा। आप सोचो कि हमारे कोस्ट से लगे हुए किसी क्षेत्र में किसी राज्य का कोई व्यक्ति किसी मतलब अगर कहा जाए
एक गन से फायर करके इंटरनेशनल टेरिटरीज में किसी नेबल पर्सन को जो है वो मार डाले, सपोज वो किसी एक्स कंट्री का, तो उससे उस राज्य और उस देश के बीच में विवाद खड़ा होगा कि हमारा और उस देश के बीच में विवाद खड़ा होगा। ठीक है, राज्य का तो कोई लेना देना नहीं, उसको क्या लेना देना कि वो केरल का आदमी था कि गोवा का था कि कर्नाटका था, उसको तो ये है कि वो कहाँ का आदमी था। टेक्निकली आपकी पहचान कहाँ से, राज्य से कि देश से? देश से। आपके पास तो कोई राज्य की सिटीजनशिप तो है नहीं, जैसे कि आप अमेरिका में ले लो कि वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, आपकी तो पहचान देश है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बेसिक मतलब यही कि भाई ये जो राज्य हैं उनका दायित्व होगा कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे प्रयास करें कि अंतरराष्ट्रीय जो है वो शांति और सुरक्षा बढ़ सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थों के को जो भी विवाद हो रहे उसमें निपटारे में जो है वो एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। यानी ले देकर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाना हर राज्य का क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। हर राज्य का, जितने भी राज्य है वो सबका दायित्व इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और उसके लिए आप कितने प्रयास करोगे? 4 तरह से प्रयास करोगे, और इन 4 में भी अगर कहा जाए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 51B के राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाना। मैं हर राज्य को, इसको इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में तो बहुत कठिन है इसको समझना हर चीज। यहाँ पर अगर कहा जाए तो क्या बोल रहा है कि मेंटेन, ठीक है, आपको करना है रिलेशंस। कैसे रिलेशंस करना है? राष्ट्रों के बीच बेहतर अगर कहा जाए सम्मानपूर्ण, तो आप अपनी भूमिका तय करें। ये सब राज्यों के लिए है भारत के, ऐसा नहीं कि आप कहोगे यार सर ने कोस्टल स्टेट बढ़ा दी, कोस्टल के लिए नहीं, सभी राज्यों का दायित्व होता है कि वो ऐसी कोई भी नीति, ऐसा कोई भी एक्ट प्ले ना करें जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल या अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ उसमें क्या हो जाए, कोई समझौता हो जाए। तो हमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ले देकर डीपीएसपी से हमको ये समझ पड़ा कि अगर हम इतने जो डीपीएसपी में पॉइंट्स हमने देखे, अगर हम यहाँ पर इनको फॉलो कर लेते तो सिंपल सी लॉजिक है कि हम भारत में कैसा लोकतंत्र स्थापित कर पाते, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ला पाएंगे, कभी भी ध्यान रखें। वो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं, वो कभी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। ये हम जो है वो लेकर हमेशा अगर कहा जाए कि इनका जो नेचर होगा डीपीएसपी का, उसमें नागरिकों के प्रति ये कैसे बनाए गए हैं, ठीक है, सकारात्मक, पॉजिटिव, मोरल, नागरिकों के उनके हितों के संरक्षण के लिए जो है वो रखे गए। और इसमें स्टेट्स के कुछ जो है वो अगर कहा जाए मोरल ड्यूटीज भी है, नैतिक मूल्य की भी बात की गई है। लिखा भले ही नहीं है एक नैतिक मूल्य, लेकिन राज्य के कुछ जो है वो अगर कहा जाए मोरल ड्यूटीज भी होंगी कि वो इनको लागू। तो इस तरह से हमें कहानी समझ पड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल, ठीक है, 36 से आर्टिकल 51 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो एक वेलफेयर स्टेट के लिए जरूरी। किसी स्टेट को आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो लागू कराए, किसी न्यायालय में उनको इन्फोर्स कराने के लिए नहीं जा सकते, बट राज्य की ड्यूटी है कि वो उनको लागू कराए अगर उसको वेलफेयर स्टेट बनना है। राज्य के साथ उसमें संसद भी विधि बनाती है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकती, ठीक है, वो भी इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में जो विषय होंगे उन पर, स्टेट लिस्ट वाले विषयों के ऊपर नहीं बनाएगी। हाँ, तब बनाएगी जब वो नेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित मुद्दा ना। पार्ट 11 आप पढ़ोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है कि अगर राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है तो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है तो बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी विषय के ऊपर भी संसद को विधि बनाने का अधिकार। ओवरऑल इतना अपने को इसमें याद, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? करें, आ गया सबको समझ में? पूरे कंसेप्ट क्लियर है इसके डीपीएसपी के? यस सर। ठीक है, तो बस अब ये डीपीएसपी में इतना ही अपने को याद रखना है, बाकी कुछ जो है वो याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है। इसी से प्रश्न आएगा जो भी आएगा, इससे बाहर कुछ जो है वो आने की मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा। चलिए, तो कल करेंगे क्या? क्या बेटा? जो सर अभी आप स्टडी का बोल रहे थे वो उससे रिलेटेड। नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पाया, फिर से प्रश्न करो, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। सर वो केस स्टडी कल ही करेंगे? केस स्टडी अभी थोड़ी हो सकती है बेटा, अब तो 9-10 हो रहा है, अभी तो कल करा देंगे, ठीक है, उसको कल करा देंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।